Assalamu alaikum and good. So we start our class with the topic. We have started oral communication, and today we are going to conclude it. Just to revise what we did in the last class, that was oral communication. Actually, the topic was given, but basically it is something related to writing, reading, speaking, and listening, right? That's going to be something which is the you can say the part of verbal communication, because verbal communication is with words and non-verbal communication is without words. But you cannot isolate non-verbal communication from the verbal communication, because when we speak, we are going to be communicating something. Even for instance, you don't see me, but still you see that there is going to be something in voice. You can understand if somebody particularly is going to express some emotions, then you definitely feel that how a person is feeling like that through voice, अगर खाली आवाज सुन रहे हो, और अगर कोई सामने पर्सन है तो उसकी नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज है दैट्स गोइंग टू बी कन्वेइंग अ लॉट. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं where you don't speak but you just use non-verbal communication. जिस तरह हम किसी के साथ ग्रीट करते हैं किसी को, या हैंडशेक करते हैं, या खामोशी से गुजर जाते हैं, या हम किसी को सुन रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बाज़ वक़्त वर्बल नहीं कर रहे होते, बट दैट्स गोइंग टू बी ओनली थ्रू नॉन वर्बल. तो ये इस टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम अभी आज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आज आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है. और एंड में जब क्लास एंड हो रही होती है तो इट्स अ रिचुअल ऑफ द क्लास कि मैं आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी देखती हूँ, और आपको हर दफा कोई ना कोई स्टूडेंट अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है, या उसके कोई पीछे उसने कोई क्लास मिस की हो, या कोई उसको कम्युनिकेशन में कुछ यानी सही कम्युनिकेट ना हुआ हो ये कोई मैसेज, तो मैं उसको क्लियर करूंगी. ठीक है, तो अब इसको गौर से जरा सुनिए. और दूसरी बात मैंने आपको बार बार बताई है कि बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेनेवर यू आर न्यू टू द क्लास, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑल द टाइम विद CR एंड GR. वो आपको फौरन आपके सारे नोट्स और सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको अभी फिर आज एंड में जाकर थोड़ा सा किताबों और इसके बारे में हवाले से थोड़ा सा और गाइड कर दूंगी, ताकि अगर अभी भी कोई एम्बिग्विटीज आपको है तो वो क्लियर हो जाए. तो आज ये टॉपिक लेके चलते हैं, और ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको सिखाया था, स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है. इसका मतलब ये है कि कुछ फायदे हैं, प्रोज कॉन्स जो है वो उसके लिमिटेशंस या उसके कोई नुकसानात होते हैं. तो हर चीज के फायदे और नुकसान तो बिल्कुल होते हैं, तो हमने वो चीज को भी सामने रखना है. और फिर आपको ये भी बताया था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो आपका एक तो कंपैरिजन आता है ओरल रिटन का, कि ओरल का क्या फायदा है. जैसे ओरल है उसका एविडेंस नहीं होता, जो आपकी रिटन है उसका एविडेंस होता है. ओरल में आप मिस्टेक ज्यादा कर लेते हो और रिटन में नहीं कर सकते, यानी और आप उसको एडिट करते हो, प्रूफ रीड करते हो. ये चीजें हमने देखी थी कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा फिर ये लिसनिंग के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, और आज आपका टॉपिक ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर आपको काफी सवाल आते हैं. तो आई गाइड यू ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो उसको हमें आपको भी सारा आपको गाइड करती हूँ. प्लीज आपको जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको फॉलो करो, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड में आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या करना है. तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो. ठीक है, और मैं आपका इस वीक का नेक्स्ट मेरा क्या स्केड्यूल है, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और अगले वीक में इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी. ठीक है, और चूंकि ये जो इस वीक कल से भी जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. और अभी मैं ये भी आपको बताती चलूं कि अभी मैं आपको बहुत जनरली सारी चीजें जो है वो आपको कम्युनिकेट करी दे रही हूँ. उसमें फिर हम जब सारा कुछ खत्म कर लेते हैं तो फिर मुझे बीइंग अ टीचर पता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो आपको मजीद आने चाहिए, जो आपकी सिलेबस में ऐसे कोई प्रोमिनेंटली हाईलाइटेड नहीं है, बट समवेयर दे आर द पार्ट ऑफ इट. तो फिर हम आपको वो मैं आपको साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो. ठीक है, अब हम आते हैं अगली बात हमने क्या की थी इसके ऊपर, कि हमने ये देखा कि दो मोड्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल. एंड वर्बल इफ यू से देयर आर फोर, एक्चुअली हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ये हमारी स्किल्स हैं. ठीक है, हमारी स्किल्स होती हैं. हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर फोर स्किल्स with which we are going to be talking to people. One, secondly, we are using language.
वी आर एक्सप्लॉइटिंग लैंग्वेज। मुझे अगर जितनी अच्छी लैंग्वेज आती है उतना ही मैं अच्छा बोल, लिख और पढ़ सकूंगी और आप रीड कर सकूंगी। और फिर हमने नॉन वर्बल में देखा आपकी जो प्रोमिनेंट इसमें चीजें हैं वो है फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट है, आपकी पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, टच, कि हाउ टच कम्युनिकेट समथिंग, आपकी पर्सनल अपीयरेंस, आप स्पेस, आप और मैं खड़े हो तो कितनी स्पेस चाहिए हमें, हमारी वॉइस जो है उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और फिर आपकी ओरिएंटेशन, लाइक वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग एंड वेयर डू यू लुक एट, लाइक किस तरफ तुम्हारी डायरेक्शन है, वो हम चीजें देखते हैं। आज हमारा नॉन वर्बल पार्ट ज्यादा है, जस्ट क्विकली गुजार रही हूँ मैं स्लाइड्स को। वर्बल कम्युनिकेशन 35% कंट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एंड नॉन वर्बल 65, एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो आपकी नॉन वर्बल बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर हमने ये देखा कि कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज और आपका बात करने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो वहां पर ये देखा गया कि 55% हाउ यू अपेयर टू अदर्स, और यू आर यूजिंग सम अदर विजुअल्स, जैसे कि मैं कोई आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन देने आई हूँ तो मेरे पास क्या है, मैं होल्ड कर रही हूँ, सारे लोग मेरी जो चीज मैंने हाथ में, कोई प्रॉप है मेरे हाथ में, तो पीपल आर गोइंग टू बी लुकिंग एट मी कि ये क्या आज बताना चाह रही हैं, तो ये ड्रेसअप कैसे हुए हैं, ये सारी बातें विजुअल्स में आ जाती हैं। 38% आपके वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपकी आवाज जो है उसमें कितना स्ट्रेस है, कितना आप ऊंचा बोल रहे हो, कितना आप पॉजेस देते हो। और फिर आपका 7% वर्बल आ जाता है कि आपने जो कुछ बोला है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही, यानी आप समझ लें कि कंट्रीब्यूशन कम होता है, लेकिन ये कुछ केसेस में। लेकिन आपने जो याद रखना है स्टैटिस्टिक वो ये है, ये आपको पेपर में आ सकते हैं। 37% ऑफ द कम्युनिकेशन हम नहीं करते, 70% ऑफ द टाइम हम कम्युनिकेट करते हैं अपने वेकिंग आवर्स में। और ये जो सारी बातें होती है ना, ये एक जनरल, आपको मैं बताऊं कि एक कैलकुलेशन होती है। जैसे मैं कल एक जगह कोई एक आर्टिकल पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हाँ, एक एवरेज जो इंसान है जो कि सड़क पे जाता है ऑब्वियसली, या गाड़ी चलाता है या नहीं भी चलाता, तो एवरेज अगर कोई ड्राइव करता है तो उसमें अ, अपनी जिंदगी का, अगर एवरेज हमारी जिंदगी जो है से पूरी जिंदगी दुनिया को मिला लें तो उसको कहते हैं जी मैक्सिमम 55% जो एज है ना आपकी, वो एवरेज आउट कर दी गई कि ये आप एवरेज एज है एक बंदे की पूरी दुनिया में। उसमें से 6 महीने ना, जो हम ड्राइव करते हैं ना या बस पे सफर कर रहे होते हैं, हम उसमें से 6 महीने वो कहता है कि हमारा टाइम जो है वो रेड सिग्नल पे गुजरता है, एक एवरेज है। अब एक बंदा है वो कभी घर से नहीं निकला, उसने तो कभी सफर ही नहीं किया, तो हाउ कम ही इज गोइंग टू स्पेंड लाइक 6 महीने। कुछ लोग यहाँ पैदा होते हैं वहीं पे फौत भी हो जाते हैं, ऐसे भी इलाके हैं, सफर ही कभी नहीं किया होता। तो वैसे एवरेज की बात हो रही होती, तो यहाँ पर 70% ऑफ कम्युनिकेट करते हो, 30% नहीं करते हो। इसके बाद अगर उसी को होल ले लें, पूरा ले लें, तो आपको 45% आप लिसनिंग करते हो सबसे ज्यादा, और स्पीकिंग 30%, 16 रीडिंग एंड 9 राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको नोट कर लो, आपके पास आज स्लाइडें आ जाएंगी, तो प्लीज आप इसको याद कर लेना। इसके बाद आपने ओरल रिटर्न में आपको क्लियर फर्क बताया था, आपने स्लाइड से भी पढ़ना होगा, आपने नोट्स में से भी पढ़ना है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन? ओरल में हम गलतियां भी कर लेते हैं, ओरल सब्जेक्टिव भी होती है, लेकिन रिटन जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है। और आपको मैंने फर्क बताया था, सब्जेक्टिव वो चीज है जिसमें आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी फीलिंग्स को डाल देते हो, बट ऑब्जेक्टिव इज व्हेन यू आर aloof, when you are not participating in a way कि आपको क्या फील हो रहा है, you are just neutral, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमने ओरल में और भी ये मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि हम कैसे बात कर रहे हैं ओरल में, और डिफरेंट फॉर्म्स हैं हम रिटन फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। अगले वीक में इंशाल्लाह ये रिटन फॉर्म पे हमने काम करना है, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगले वीक में जो आपने पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूं, वो कोई भी मिस करेगा, सब लोग सुन ले जो अभी सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, अगर आपने वो मिस किया तो यू आर नॉट एनीवेयर। उसकी वजह यह है कि उसमें से 20 मार्क्स लिखने वाला आपको आना है, उसकी मैं स्टार्ट कर दूंगी आपको प्रैक्टिस देना अगले वीक में।
और इसके अलावा आपको थ्योरी में भी सवाल आ जाते हैं, यानी एमसीक्यूज भी आ जाएंगे उसकी थ्योरी में से, तो वो भी आपने बहुत ध्यान से सुनना है, वरना एंड ऑफ द डे तक लोगों को ये नहीं पता चलता कि सर्कुलर होता क्या है, मेमो क्या होता है, क्या फर्क है, नोटिस में क्या फर्क है, कैसी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वट एवर दैट इज गिवन आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हेयरिंग और लिसनिंग के दरमियान फर्क देखा था। आपको मैंने बताया था कि हम इसको इंटरचेंजेबली लेते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब होता है कि हम एक यानी कभी हेयरिंग को कह देते हैं लिसनिंग के तौर पर या लिसनिंग को हेयरिंग के तौर पर, लेकिन ये दोनों टेक्निकली फर्क है, क्योंकि हेयरिंग जो है वो एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, आपको नोट्स में मैंने लिख के दिया है, और उसमें सिर्फ आप यानी स्टिमुलस आती है, आपने रिसीव कर दी, लेकिन आपका दिमाग अगर ऑक्यूपाइड है तो वो हेयरिंग हो गई है, लिसनिंग नहीं हुई। लिसनिंग होती है जब आप नोट करते हो, आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कबूल करता है और वो पूरी अटेंशन आप उसको देते हो, और जाहिर बात है जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वी इंटरप्रेट द मैसेज। हम उसको चाहे तो किसी ने कोई कहा तो हमने सुन लिया और समझ लिया क्या करना है मुझे, या किसी की बात को हम अपने तरीके से जज करना शुरू कर देते हैं, वैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द केस विद लिसनिंग, कि हियरिंग एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। और इसके अलावा मैंने आपको ये, मैं उसके लिए स्लाइड नेक्स्ट आएगी, ये मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च फिर की गई दुनिया भर में और देखा गया कि सॉफ्ट स्किल्स आपकी हैं जो कि आपके अंदर होती हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं अपने तौर पर, तो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा हाईली रेटेड है, और उसमें लिसनिंग, जाहिर बात है लिसनिंग नहीं करोगे तो मेरा जवाब कैसे ठीक दोगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारी जो है वो सॉफ्ट स्किल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इस स्लाइड के ऊपर। अगर आपने कुछ इसके बारे में जानना होगा तो आप इंटरनेट से चेक कर लेना, वरना इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने एंड में जो रखा हुआ है ना मटेरियल, यानी आपसे टॉपिक रखे हुए हैं, वहां मैं आपको एटीट्यूड, एथिक्स, परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको ये बायोमैकेनिकल प्रोसेस का यानी एविडेंस सबूत है यहाँ पर, उसका प्रूफ है कि बायो मीन आपकी यानी बायोलॉजी, आपके पास बॉडी है पूरी और आपका स्ट्रक्चर अल्लाह ने बनाया है, आवाज जाएगी। अगर आपके ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, नहीं सुन रहे हैं, आवाज तो टच कर गई है लेकिन आगे ब्रेन उसको नहीं पिक करता, और मैसेज जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाकर वहीं पे रुक जाता है। फिर हमने हेयरिंग और लिसनिंग को कैसे लोग लेते हैं, मैंने पहले भी कहा था, इसको खुद स्लाइड को पढ़ लेना। और फिर हमने देखा था कि म्यूजिक जब हम सुन रहे होते हैं तो क्यों हमारा दिमाग जो है लॉस्ट हो जाता है, वी आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो लिसन कर रहा होता है, और सबसे ज्यादा वहां पे हिपोकैम्पस आपका ब्रेन पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। ये सिर्फ आपको मैंने आपके नॉलेज के लिए कहा था, आपको पेपर इसका सवाल नहीं आएगा, क्योंकि होता ये है कि हमें जब ज्यादा चीजों का पता होता है तो थोड़ी वाली चीजें हमें ज्यादा याद रहती है। फिर हमने ये मैंने आपको इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई थी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, यंग लोग भी सुन रहे हैं, बूढ़े लोग भी सुन रहे हैं, दे आर ऑल इन्वॉल्व, दे आर नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल, तो वो उसमें अपनी एब्जॉर्ब हुए होते हैं। तो इसीलिए हमारी जो इर्द गिर्द की स्टिमुलस जो होती हैं, किसी ने आवाज दी, दरवाजे पे बेल हुई, तो वो हेयरिंग हो जाती है लेकिन लिसनिंग नहीं। लेकिन अगर आपने ये हेडफोन वगैरह लगाकर सुन रहे हो, हैंड फ्री लगाते हो, तो वहां पे हेयरिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई की होती है, ठीक है। इसलिए मैं अक्सर बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि जब तुम म्यूजिक सुन रहे हो या कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हो या अपने कमरे में बैठे होते हो, तो फॉर गॉड सेक एक कान से चलो सुन लिया करो, दूसरा छोड़ दिया करो, ताकि कोई बाहर इंसान अगर आपको कोई पुकार रहा है, कोई बोल रहा है, कोई किसी से आप कनेक्टेड है, इस वक्त घर में बैठे हैं, तो फिर आपको ध्यान करना। और ऑफिस में तो ऐसी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अनलेस अंटिल यू आर ऑन अ ब्रेक। इसके बाद एक्टिव पैसिव लिसनिंग का फर्क बताया था। एक्टिव में विद योर बॉडी लैंग्वेज यू गिव एन एक्सप्रेशन, यू आर लिसनिंग। पैसिव यू डोंट गिव एन एक्सप्रेशन बट यू आर लिसनिंग। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स देंगी कि ये देखो कुछ लोग एक्टिव कर रहे हैं, कुछ पैसिव लग रहा है, इसी तरह ये भी एग्जांपल्स थी, ये भी एग्जांपल्स थी, ये भी आपकी एग्जांपल्स थी। फिर आपको मैंने कहा था कि लिसनिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं,
यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेंट लिस्टिंग। अगर एग्जामिनर ये यूज कर लेता है वर्ड तो आपको फिर भी पता है ये क्या होती है, कि आपने पूरा मटेरियल सुनना है, ठीक है, आपने पूरी बात पूरा कुछ सुनना है, नोट्स लेनी है, सब कुछ करना है। फिर आपने पीपल ओरिएंटेड लिसनर की एक मिसाल, ये मैंने सारा नोट्स पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, उसकी टाइप्स लिखी है, उसको ध्यान से आज पढ़ लेना। यहाँ पर है, और आज जो एक मैं आपको जब नोट्स दूंगी तो यू जस्ट गो थ्रू दैट प्लीज। मुझे पता है कि पूरा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आज आप जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास 4 दिन होंगे और आप उसमें से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बट आज आप मार्क कर लेना, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हो। तो पीपल ओरिएंटेड लिसनर वो होते हैं जो लोगों की फीलिंग्स का ख्याल करते हैं, ठीक है, और उनको एम्पैथी शो करते हैं उनके लिए। उसके बाद एक क्रिएटिव लिसनिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू लिसन टू समथिंग यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, यू स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट द थिंग, आपकी मेंटल पिक्चर बन जाती है, तो उसे क्रिएटिव लिसनिंग कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक, मैंने कहा कि मैंने गाड़ी खरीदी है, तो आपने फौरन ही उसके बारे में कितना सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसने कौन सी गाड़ी ली होगी, इसका रंग क्या होगा, इसका मॉडल क्या होगा, क्या ये मैनुअल होगी या ये जो है ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, जितना आपका नॉलेज है गाड़ियों के बारे में या आपका इंटरेस्ट है, उतना ही आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव लिसनिंग। तो यू आर अ पर्सन शुड बी अ क्रिएटिव लिसनर, और स्पेशली वो लोग जो डिजाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो तो हमेशा क्रिएटिव लिसनिंग करते हैं। इस तरह ये भी एक लिखा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, बहुत फायदा होता है, और क्रिएटिव लिसनिंग से आप एक दूसरे की बात को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, मसले का हल निकालते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ठीक है, ग्रुप के अंदर बैठ के। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हमारा पार्ट शुरू हो गया आज का। आज हमने जो पढ़ना है, आपके पास ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आज जरा इसको ध्यान से सुनिए और आप इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाएं। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। मैं आपको ट्राई करूंगी एग्जांपल्स के जरिए आपको सारा बताती जाऊं। अच्छा जी, अब गौर जरा कीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों के नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा गौर करते हैं, अपना सोचते ही नहीं। ये भी एक रिसर्च ने साबित किया। हम अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं ख्याल करते कि मैं कैसा दिख रहा था, दिख रही थी, बल्कि दूसरों का देखते रहते हैं। हम कहते हैं कि फलां देखो कैसा मुंह बना हुआ था, या कभी कभार हम बहुत ही अजीब अजीब लफ्ज अपने कल्चर में बोल जाते हैं कि जी देखें उसके एक्सप्रेशंस देखें, और अक्सर ऐसा भी कहते हैं कि फलां का तो मुंह ऐसे बना हुआ था, मैंने बात ही नहीं की। और मैंने लास्ट टाइम आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ बात, मैंने आपको कहा था कि जो हम एशिया के लोग, एशियन पीपल है, हम जो कि बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, ज्यादा बाहर के लोग जो है वो इतने फैमिली ओरिएंटेड लोग नहीं होते, दे डोंट केयर अबाउट फैमिलीज, एंड इवन एक्सटेंडेड फैमिली का तो सोचते भी नहीं है ना। एक्सटेंडेड फैमिली समझते हो, आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, ताया ताई, दीज आर ऑल एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, जो कि आपके साथ डायरेक्टली तो नहीं रह रहे होते, लेकिन वो अलग रह रहे होते हैं, तो बट दे आर सम हाउ कनेक्टेड। लेकिन हम बहुत ज्यादा हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा कल्चर है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, और बाहर दूसरे कंट्रीज में अगर आप यू थिंक ऑफ मुस्लिम्स एवरीवेयर, तो आप जरूर आप देखेंगे कि बीइंग बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, वैसे तो रिलीजन में जो हमारा जो मुस्लिम जो प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, वो डिस्करेज किया जाता है। इट वाज इंडियन में, जब आप सब कॉन्टिनेंट में रहे हो वहां पे ये सिस्टम था, और वहां से हमने इस चीज को कैरी किया। अदरवाइज जो अरब में जो लोग हैं वो इसको नहीं करते, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, इट्स वेरी रेयर। आपको अलग अलग रहना होता है, जरूरी है, क्योंकि पर्दा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्लाम में ये बात है। दूसरा ये होता है कि डेफिनेटली यू नीड स्पेस, जैसे कि वो एक आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शायद पोइट्री है, आई रिमेम्बर, उसने कहा था गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स, कि अगर आपकी और हमसाये की दीवार मोटी है, यानी आपको उसकी आवाज नहीं आती, मेरी आवाज उसको नहीं जाती, तो वी आर गुड नेबर्स, हेलो हाय और सलाम दुआ, चाय पे मुलाकात, और जितनी ही आप लोगों के करीब आते जाएंगे, ज्यादा मिंगल करते हैं, तो ज्यादा डिफरेंसेस निकलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज्यादा निकलते हैं। इसीलिए हमारे घरों में, हमारे इलाके में ज्यादातर
कोई भी हमारा ले लें, आप पंजाब ले लें, सिंध ले लें, केपीके ले लें, कोई भी ले लें, हमारा बलोचिस्तान ले लें, बट पीपल दे क्वारल अ लॉट इन फैमिलीज, है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। तो फिर ये होता है कि उसकी वजह ये होती है। तो अब मैं बात करने लगी हूँ आपको कि ये सारी चीजें जो मैं बात कर रही हूँ कि दूसरों के, हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर हैं, हम दूसरों की शक्लों को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर करती है। बाकी जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर जो लोग हैं, जिनके लिए ये बातें मैटर नहीं करती, दे बिलीव इन व्हाट यू से। अगर तुम्हारा मुंह बना हुआ था तो बना रहे, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं था तो इट्स ओके, देयर में बी लॉट मेनी रीजन एट द बैक। तो एक तबीयत खराब हो सकती है, तुम घर से परेशान आ सकती हो, बट इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ऑफिस की बात कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, राइट। जो भी प्रॉब्लम है हर बंदा अपनी अपनी सॉल्व करता है। तो ये चीज प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, तो ये ज्यादा हम मैटर करती है। अब यहाँ पर शर्लक होम्स का मैंने एक सेइंग है, उसने कहा यू सी बट यू डोंट ऑब्जर्व। हम देख जाते हैं लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते। हमारी ये वो है, अजीब सी है। मुझे याद है शर्लक होम्स की, जो अभी भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर। तो मुझे याद है कि बहुत बचपन में मैंने, कोई पूरा तो नहीं देखी हुई लेकिन काफी देखी हुई है, कि एक छोटी सी, आप जैसे कि जेम्स बॉन्ड मूवीज होती है, इट्स द सेम टाइप थिंग, कि आपने ये चेक करना है कि ये दरवाजा किसी ने खोला था, तो वो एक बाल, छोटा सा एक बाल के लिए एक स्ट्रिंग सी बनाकर उसको बांध देता है, और वो जब आता है तो बाल टूटा हुआ होता है, इट मीन्स कि somebody entered, क्योंकि बाल नजर नहीं आता। तो ये हम इतनी कहाँ ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ठीक है। हम तो बड़ी बड़ी चीजों को नहीं ऑब्जर्व करते। रास्ते में आप देखें, कभी कोई सेरेमनी हो रही होती है, मैंने कई दफा नोटिस किया, एक तार आ रही, ठीक है, कैमरे वाले की आ रही है, तो खैर ड्रोन, आपके पास कैमराज आ गए, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, कि आपको अब जरूरत ही नहीं रह गई। लेकिन तारें जो हैं फिर भी नीचे बिछी हैं, लोग मजाल है क्रॉस कर करके गुजरेंगे। एक कुर्सी है, उसको ठुड्डे लग रहे हैं, बट आई एम सॉरी, ये पंजाबी में कहते हैं लोग, तो बट दे आर नॉट गोइंग टू इवन टेक केयर ऑफ दैट, कि इसको हटा दें। उनके दिमाग की जो है ना, वो काम ही नहीं कर रहा होता कि भाई इतना लोग गुजर रहा है यहाँ से, तो आई शुड बी द वन, जो एटलीस्ट मैं ही काम कर रही हूँ। तो हम ऑब्जर्व नहीं करते। अब हम देखेंगे ये सारा कुछ क्या है, डेफिनेशन इसकी, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। फिर एक और चीज आप देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, फ्लोज थ्रू ऑल एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ये राइटिंग की आज हम बात नहीं करें और ना ही हमारे सिलेबस में है। सिर्फ मैं थोड़ा सा, जब आपको 7 C's अगला टॉपिक यानी कल परसों का हमारा है, उसमें बता दूंगी कि जो आपका फॉन्ट साइज, आपके फॉन्ट का कलर, आपका पेज का कलर, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ बताता है। अब आप सीवी लेके जाते हो, जैसे हम सीवी का बताते हैं सबको कि जी आप 90 ग्राम का जो पेपर होता है ना, तो वो आप लिया करो, थोड़ा सा हैवी, लेकिन वो भी ना लेना कि गत्ते का बन जाए। तो आपके जो प्रिंट आप लेकर जाते हो, उसकी कॉपीज ना लेकर जाया करो। तो इसका मतलब है कि अगर तुम एक प्रिंट आउट ले लेते हो, उसकी कॉपियां करवा लेते हो, तो वेर यू गो लिटरली फॉर लाइक फॉर एनी इंटरव्यू, तो जो तुम्हारा इंटरव्यूअर होता है ना, उसको कॉपी नहीं देनी चाहिए, उसको प्रिंट आउट देना चाहिए। यू शुड बी कैरिंग मैनी copies with you, so if somebody else walks in during the interview, कमरे में आता है, तो आपके पास, आप इतने विजिलेंट हैं, आप इतने एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, कि आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज है, यू ऑल्सो कैन शेयर, कि आप बाकी लोग इंटरव्यू करने लग जाएं, तो फिर वो आप उनको कॉपी अपनी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिटर्न में, यू डोंट सी एनीथिंग बट योर राइटिंग इज स्पीकिंग, ठीक है। ये मैं आपको, और किसी दोस्त, किसी को कार्ड देना है, अब तो खैर रिवाज खत्म हो गया, पहले जमाने में कार्ड ढूंढा करते थे अच्छे, ईद कार्ड लोग देते थे, बर्थडेज का देते थे, अब सारा कुछ इंटरनेट के पे हो गया है, नो प्रॉब्लम, नो नीड, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है, आपके वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा वहां पे मैटर करते हैं राइटिंग में, क्योंकि हमारा सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, वी नॉट डूइंग इट, थोड़ा सा बस ध्यान में रख लो जो मैंने आपको बताया। इसके बाद है, इनफैक्ट देयर वर्डलेस मैसेजेस होते हैं। इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी विच कम्स थ्रू स्टिमुलाई प्रोड्यूस बाय माइंड। आपके दिमाग में एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि आपके हाथ हिलते हैं। आप देखिए स्पीकर जो होते हैं, वो आते हैं, मुक्के लहराना शुरू कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर करण जो है, वो भी कभी कभार, जो बहुत ज्यादा, वैसे वो ज्यादातर जज्बाती ही रहते हैं बाय द वे, तो वो फिर हर वक्त जो है वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो व्हाट यू गेट फ्रॉम द एक्सप्रेशंस, यू गेट लॉट मेनी थिंग्स, राइट। कि एक बंदा जो है वो किस तरह से है, वो किसी चीज के बारे में ज्यादा इमोशनल हो गया है, ये कोई चीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये बात आपको समझ में आती है।
इसके बाद ये मैंने आपको, देखो जरा क्या हालात है, एक ही बंदा है और उसके एक्सप्रेशन कैसे बदल रहे हैं। अब एक बात ये भी बड़ी जरूरी है, ये एक्सप्रेशन तो आपको नजर आ रहे हैं एक ही फेस पर, एक मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, एक होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरी आपकी होती है माइक्रो एक्सप्रेशन। ठीक है, माइक्रो एक्सप्रेशन होता है आपका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट है, आप बिल्कुल ना मुस्कुरा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और ना मुंह खुला हुआ है आपका, लेकिन आपकी बात करने के दौरान हल्की सी नाक की साइड पे क्रीज आती है, हल्का सा आईब्रो ऊंचा हो जाता है, हल्की सी आंख में स्क्वीज आती है। तो फिर क्या होता है, ये सारा कुछ जो है, जो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं वो इसको पिक करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप जब एक जॉब के लिए पहली दफा जा रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी हायरिंग सम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हु आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू। ये तो आमतौर पे बहुत ही की पोस्ट होती हैं, या बहुत ही कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई आपने किसी को सिलेक्ट करना है, तो वहां पर एक्सप्रेशन जो है वो देखे जाते हैं, द पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी और नॉट। ट्रस्ट वर्दी मीन काबिल एतबार है कि नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन जो है एक बंदे को, देखिए आप कैसे इंसान को बिगाड़ के भी रख देते हैं, इसलिए हमें अपनी एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान करना चाहिए। बहुत मैटर करती हैं चीजें, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और आज के दौर में तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप देखें जैसे कि जो रैंप वॉक करते हैं, जो कैट वॉक होती है, उस वो क्या है, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, हाउ दे वुड बी लाइक होल्डिंग, वो जो ड्रेस है वो उसको कैरी करना आपको आना चाहिए। अगर आपने कोट पहना है, से बॉयज की बात कर रही हूँ, तो आपके नीचे जो पैडेड कोट होता है शोल्डर्स के नीचे, क्या मतलब है, अब अपने, अगर आपको आदत है अपने शोल्डर्स को आगे करके चलने की, तो आपका जो पैडेड शोल्डर है वो पीछे चला जाएगा, तो आपकी वॉक खराब हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है कुछ जगहों पे बहुत मैटर करती हैं, और मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करना शुरू करें अपनी सराउंडिंग को। अक्सर क्लास में जब मैं फिजिकली पढ़ा रही होती हूँ, तो लोगों को मैं पूछती हूँ कि आज तुम लोग आए हो, दरवाजे से लेकर सारा आपने रास्ता गुजारा है, और आप लॉबी में जब एंटर हुए हो, जो मेन सेक्शन है, तो आप लोगों ने कोई चेंज देखा? उनमें से कुछ बच्चे सिर्फ बता सकते हैं कि जी मिस आज आप नए फ्लावर्स लगे हैं पॉट्स के अंदर, और बाकियों को कोई पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और ज्यादा वजह बेचारों की क्या हो सकती है, फोन उनकी आंखों के आगे होता है, वो टेक्स्ट करते जा रहे होते हैं, चाहे वो किसी के साथ टकरा जाए, किसी पोल से टकरा जाए, दे डोंट वरी अबाउट इट। तो वो उन्होंने क्या फूलों को देखना, ठीक है। तो जो नेचर है ना, आपको मैं बताऊं, जैसे मैं चूंकि मुझे आदत है बहुत सारी चीजों पढ़ने की, तो मैं एक और पढ़ रही थी, कल एक की बात है, जो फ्रेश पढ़ी होती चीज वो याद रहती है। तो मैंने पढ़ी थी, किसी आयरिश कोई पर्सन है, उसने रिसर्च की है, कोई साइंटिस्ट है, वो कहता है कि हम स्टार डस्ट से बने हैं। अब ये कहाँ तक बात है ठीक मुझे नहीं पता, मैं इसकी इंक्वायरी में नहीं पढ़ने लगी, ना ही मैं इसको कोई रिलीजन से मुतल्लिक को बात निकालने लगी हूँ। तो उसने ये बात कही है कि हम स्टार डस्ट से बने हैं, इसलिए हम नेचर जो है उसमें, नेचर हमारे लिए फ्रेंडली है, नेचर हमें खुश रखती है, अगर आप उसको वाकई इंजॉय करें, ठीक है। तो हमें जरूर नेचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही थी कि फेशियल एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आपके हाथों के साथ सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, बाजू और हाथों का, ठीक है, फिंगर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसके बाद हम ये चीज सीखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होती है, और आज के दौर में आपके पास मल्टी कल्चरल वर्कफोर्स है। आप किसी भी जगह पे काम करने जाएंगे, और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आप अमेरिका चले जाते हो, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन उनका प्रोसेस कई सालों से चल रहा है, तकरीबन उसको हाफ सेंचुरी आप समझ लें हो गई, तो बहुत ही प्रोसेस तब से चल रहा है, आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लैंड में चले जाएंगे, वहां पे डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, और उसकी वजह ना सिर्फ के वहां पे लोग जो हैं इमिग्रेशन का प्रोसेस था बहुत ज्यादा फास्ट पहले, सेकेंडली ये है कि उन्होंने बहुत से इलाकों को कब्जा किया हुआ था, यानी ऑक्यूपाइड थे वो लोग, तो फिर वो लोग ट्रेवल करना, मूव करना, इंटरमिंगल करना, आपस में शादियां हो जाना, इस तरह आपको डिफरेंट रेसेस के लोग नजर आते हैं वहां पे। लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा, कनाडा, अमेरिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ले लें, उसके बाद यूरोप के सारे कंट्रीज आप ले लो, इसके अलावा आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आ जाओ, वहां पर भी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है वहां के लोग, और उन्हें जितने भी हायर किए लोग डिफरेंट कंट्री से आते हैं, और कुछ लो वेजेस के लोग होते हैं, जैसे फिलीपीन से लोग आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, और बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है, इंडिया से भी।
तो वो जो है पाकिस्तान के भी हैं लोग काफी, लेकिन ज्यादातर इस तरह के बाकी जो मैंने आपको बोला लोग आते हैं, दे वर्क ओवर देयर। तो हमें बहुत सारे डिफरेंट लोग नजर आएंगे। तो आपने जब भी कभी डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिले, इवन आप अपने प्रोविंसेस में देख लो, आपको डिफरेंट लोग कल्चर के नजर आते हैं, दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। डू नॉट एज्यूम प्लीज अनलेस यू आर श्योर ऑफ इट। तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान करना है, ये बहुत डेंजरस बात भी होती है। फिर एक चीज मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, अगर एग्जामिनर ये लफ्ज यूज कर ले, तो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग वो होते हैं जो असल में सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं। डिफरेंट उनकी आइडेंटिटीज होती हैं, उनकी ज्योग्राफी और कल्चरल रूट्स मिलती हैं मसलन, और लेकिन ये रेस नहीं होती। ठीक है, नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ये आपको समझाने के लिए कि अगर कोई इस सूरत हाल में कोई लफ्ज यूज कर लेता है, वोकैबुलरी यूज करता है, तो आपको इसका फर्क आना चाहिए। बहुत ज्यादा लिखा होता है किताबों में भी और सवालों में भी। तो एथनिसिटी मीन कि एक यानी टाइप के लोग हैं, रेस है एक ही नस्ल के लोग होते हैं, और डिफरेंट किस्म की एथनिक बैकग्राउंड के लोग एक इलाके में रहे हैं, एक तरह का उन्होंने कल्चर अडॉप्ट किया, लेकिन उनकी रेसेस फर्क है। तो ये आपको सवाल अगर आ जाता है, ये आप समझ, यानी सवाल तो नहीं आता, बट दे विल यूज जस्ट अ वर्ड, तो तुम्हें मतलब आता हो कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, एक एथनिसिटी के लोग एक जैसे होते हैं। तो इसके बाद है, फिर आप देखोगे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कल्चर स्पेसिफिक है। कल्चर स्पेसिफिक मीन हर कल्चर में फर्क होती है। अब यहाँ पर ये खातून हैंडशेक ऑफर कर रही है, लेकिन बंदा झुक रहा है और दोनों हैरान है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कल्चरल वैल्यूज फर्क है। नीचे मैंने आपको एक हाथ का इशारा है, जैसे लग रहा है आपको कि कोई समबडी इज आस्किंग फॉर लिफ्ट में भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं, थम अप करना, डाउन करना, वी करके शो करना, जैसे हम कहते हैं विक्ट्री के लिए हम दो फिंगर्स को वी बना लेते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इसके मतलब मुख्तलिफ है। ये बिलीव कर लो ऐसा ही होता है। जैसे अभी मैंने एक और यहाँ स्लाइड रखी है, और इसके ऊपर लिखा है कि 9000 लोगों को 42 कंट्रीज में देखा गया, और उस पर उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च निकाली है। अगर आप चाहोगे तो ये लाइन जो मैंने जहां से ली है वहां डालकर इंटरनेट के ऊपर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर लो। अब आप देखो यहाँ पे ग्रीटिंग स्टाइल फर्क है, दो आपको नजर आ रही है, जापानीज स्टाइल है आप राइट साइड पे एक्सट्रीम, बीच वाला आपको इंडियन स्टाइल है, नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे जो मुस्लिम्स हैं, आपको बादशाही मॉस्क पीछे नजर आ रही है। कहीं भी आप मिलते हैं, चाहे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, कोई भी जगह है, बट यू सी पीपल हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। जो यूजुअली एम्ब्रेस करना, ये जो एम्ब्रेस करने का कॉन्सेप्ट है, गले लगाने का, ये ज्यादातर हमारे अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा एम्ब्रेस नहीं करते, वो ज्यादा चीक से चीक को मिलाते हैं, वो वहां पे ज्यादा ये रवाज है। हम तो बस जज्बाती हैं, हम तो बिल्कुल गले लग जाते हैं लोगों के। तो ये एक तरीका है करने का, लेकिन प्रोफेशनल जब होते हैं हम, तो वहां पर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। यू कांट बी डूइंग विद योर बॉस एट ऑल, यू कैन बी डूइंग विद योर कॉलीग ऑफ द सेम लेवल, बट जूनियर के साथ भी नहीं करते, ज्यादातर लोग उससे भी फासला रखते हैं, टच नहीं करते। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये भी आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। फिर आपने सीखना होगा कि स्पेस का फर्क, अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम किस तरह से स्पेस को एक दूसरे से लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा है, ये जो आपको यहाँ पे एक ये मेरे ख्याल है ऊपर स्लाइड के ऊपर आपको ये व्हाइट सा एरिया आ गया, वरना आपको स्लाइड मिल जाएगी। तो ये जितने कलर्स है ना इसके ऊपर बार के ऊपर, ये इंडिकेट करते हैं कि आप असल में, ये जो ब्लू कलर है आपके क्लोज होंगे लोग, और जो पिंक कलर है वो आपके पर्सनल एक्वेंटेंस हैं, यानी जिसे आप जानते हैं। लेकिन जो सॉरी पिंक कलर एंड द ब्लू कलर या ग्रीनिश कलर नजर आ रहा है जो आपको लास्ट वाला, वो स्ट्रेंजर्स के साथ। और ऊपर फीट में फासला है कि आप कितना फासला रखते हैं। ये मैंने जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है, कितना फासला आप रखना चाहते हो। और ये मैं आपको बात साबित हो गई है कि सबसे जो हम क्लोज जो लोग एक दूसरे के खड़े होना चाहते हैं, उसे सबसे ज्यादा देखा गया यहाँ पर जो रिसर्च के मुताबिक जितने फीट का फासला है, लेकिन काफी अरब के लोग जो है वो एक दूसरे के जरा करीब होते हैं, यूएस के लोग कहा जाता है कि ज्यादा दूर हैं। ये एक रिसर्च थी, उस पर मैंने आपको ये दिया, मगर स्लाइड ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए, लेकिन पढ़ेंगे आप इससे
नोट से याद करेंगे कि कितना फासला जो है वो आप इंटीमेट यानी क्लोज रिलेशन के लिए रखेंगे और कितना फासला जो है वो आप अजनबी लोग हैं या आप ऑफिस में खड़ी हैं। आप 5 फुट का असल में फासला जो एक्सटेंडेड है, लेकिन जो जर्मनी और जापान के लोग हैं ना वो 5 फुट से भी दूर खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जापानीज के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही डिप्लोमेटिक कॉम है, ठीक है। ये फिर मैं वही बात बता रही हूँ जो रिसर्च के मुताबिक है। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज के कुछ सिग्नल्स हैं हमारे पास, जैसे आपने मिसाल के लेफ्ट वाली साइड पढ़ी हूँ, रेडी टू कोऑपरेट, आप सिटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर, आप बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहते हैं, चेयर के आगे आके बैठ गए, इसका मतलब ये पर्सन जो है एज यू फिनिश द पर्सन इज रेडी टू वर्क फॉर यू। स्टैंडिंग हैंड ऑन हिप्स पे रख के खड़ा, साइडों पे खड़े खड़े खड़ा है। टिल्टिंग हेड है, सर आगे को झुकाया हुआ है। मूविंग क्लोजर, किसी के करीब आ जाते हैं, टच करके उसको कहते हैं हाँ जी जरूर मैं आपके साथ हूँ। रबिंग पाम्स टुगेदर, आपस में जो आपकी पाम्स यानी उर्दू में इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, हथेली, यस शायद हथेली कहते हैं, उसको आपने आपस में रगड़ना है। इस तरह बहुत सारी ओपननेस में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रॉस लेग बैठे हैं तो पीपल आर नॉट ओपन। जो लोग होते हैं स्ट्रेट बैठे होते हैं दे आर मोर ओपन। फिर इसके अलावा आपकी तरफ रुख है उसका तो मोर ओपन, दे आर इनवाइटिंग कि आप मेरे से बात करें, मैं आपको कोऑपरेट आपके साथ करूंगा। इसके अलावा एक और चीज जो कि मैंने स्लाइड्स में नहीं है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, वो ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी और आप नोटिस करना आप भी खड़े हैं वो भी खड़ा है या खड़ी है, तो आप देखते क्या हो कि उसके पाँव की जो डायरेक्शन है ना, अगर स्ट्रेट आपकी तरफ है द पर्सन इज वेरी मच अटेंटिव, वो आपको सुन रहा है। जरा सी उसकी लेफ्ट या राइट की तरफ डायरेक्शन है पाँव की, तो आप समझ लें कि वो अवॉइड कर रहा है, आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको जल्दी है, वो जाना चाह रहा है, ठीक है, वो कहता है लीव मी अलोन। तो ये सारा जो है तरीका होता है, ये भी आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने समझना है। उसके बाद पूरी बॉडी जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ये भी आप एक दफा बस पढ़ लेना कि कुर्सी पे एक बेचैन होके बैठा हुआ है, आगे पीछे कुर्सी में हिल रहा है, या एक लफ्ज है, ये आपको मैंने सिखाना है इसलिए मैं ये इस स्लाइड पे जो मैं कहती हूँ ना ये चीज करनी है सीखनी है, तो प्लीज आप कोई पेन पेंसिल लेके नोट कर लिया करो। तो यहाँ पे एक वर्ड है फिजिटिंग। फिजिटिंग आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड के ऊपर, 5वां लफ्ज है वो 5वीं लाइन में आ रहा है फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब होता है किसी ना किसी तरह से हिलते रहना, मूव करते रहना। जैसे लोगों को पेन के टिक टिक की आदत है, बॉल पॉइंट पकड़ा है उसका पीछे से प्रेस करते जाते, टिक 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 टिक, इसका मतलब है द पर्सन इज लॉस्ट, गॉन, ये तुम्हारा इसके साथ नहीं बात हो सकती। ये पेन की, जैसे क्लासरूम में आप देखिए अगर बहुत सारे लोग बैठे हो, आपको याद भी होगा किसी की आदत होगी टिक टिक करने की, ये बेचैनी शो करता है। टांगे हिलाते रहना इस फिजिटिंग, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरह हाथ से आप बालों को ठीक करते रहना, कानों को टच करते रहना, ये सारी क्या है, दिस इज कॉल्ड फिजिटिंग। ये अवॉइड करनी चाहिए, लोग नोटिस करते हैं और वो आपको अच्छा नहीं समझते, ठीक है, यानी आपके ये इस जेस्चर को अच्छा नहीं समझते। इसके अलावा हेड एंड फेस के ऊपर एक लफ्ज मैंने लिखा है फ्राउनिंग। फ्राउनिंग कहते हैं तेवरी आना, ठीक है। जैसे एक तो स्टेयर होता है ना, घूरना किसी को, स्टेयरिंग। फ्राउनिंग होता है जब माथे पे तेवरी सी आ जाती है, दरमियान में लाइनें आ जाती है। और कुछ लोग की इतनी बुरी आदत होती है कि दे आर गोइंग टू हैव अ परमानेंट क्रीज, उनके माथे पे क्रीज बन जाती है। नैरिंग आइज का मतलब है आंखों को क्लोज करना। स्वेटिंग, पसीने आ रहे हैं, प्रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन हो रही है, यानी बहुत पसीने आ गए किसी को बात करते हुए। टर्निंग रेड इन द फेस, ईयर्स। अच्छा एक जरूरी आपको चीज बताऊं, ये सारे जो होते हैं ना एक्सप्रेशंस, इसे कहते हैं ये वॉलंटरी नहीं होते, यानी आप खुद से नहीं करते, आपसे हो जाते। जैसे माथे पे तेवरी आ गई, आंखें क्लोज हो गई हैं, या पसीना स्पेशली आपको आ गया, या आपका चेहरा रेड हो गया, कान रेड हो गए हैं, तो आपने खुद तो नहीं किए ना कि आप खड़े हो जाए, अच्छा जी मैं बात करूंगा तो मेरा फेस रेड होना चाहिए। ट्राई इट, अनलेस यू वेयर समथिंग लाइक ब्लश लगा लो थोड़ा सा, तो फिर शायद आपका फेस रेड हो जाएगा, अदरवाइज आपका फेस रेड वैसे नहीं होगा। तो ये सारे क्या है, आपके इनवॉलंटरी आपकी मूवमेंट्स हैं, इनवॉलंटरी एक्सप्रेशंस हैं, जो आप खुद से नहीं करते, ये खुद से हो जाते हैं, यू कांट स्टॉप इट अगर ऐसा हो जाता है, अनलेस अंटिल यू हैव अ कंट्रोल, आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा यहाँ अपर लिम्स में आपके जो हाथ हैं, अपर लिम्स मीन आपके बाजू और आपके हाथ हैं। रिंगिंग ऑफ हैंड्स, हाथों को यूं यूं करके निचोड़ना, जैसे फ्रीक्वेंट टच ऑफ फेस, बार बार फेस को टच करना। कवरिंग माउथ विद हैंड्स, ये सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है, आप खुद में नोटिस कीजिएगा। जब मैं ट्रेनिंग भी कराती हूँ तो मैं इस चीज पे लोगों को टोकती हूँ। वो क्या करते हैं
बात कर रहे होते हैं तो हाथ जो है मुंह पे रखकर बात करते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा कवर किया होता है उंगली से, उनकी पूरी आवाज ही नहीं आ रही होती, क्योंकि आवाज साउंड जो है वो ट्रेवल करती है आपकी वेव्स के ऊपर, ठीक है ना। अगर वेव्स के ऊपर ट्रेवल नहीं करने दे रहे हो, तुमने मुंह के आगे हाथ रखा, तो हाउ कम आई वुड अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रहे हो। और सेकेंडली, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है कि तुम सीधे खड़े होकर बात नहीं कर सकते या बैठ के स्ट्रेट बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक वर्ड यूज किया करते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडिंग टॉल, ठीक है। सिटिंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग टॉल। और सिटिंग स्ट्रेट का मतलब होता है कि आप स्ट्रेट खड़े हैं, आपके शोल्डर आगे पीछे झुके हुए नहीं है, ना ही आपकी बैक पर जो हम्प बन गया है। कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है, आपने नोटिस किया होगा, वो उनको इतनी बुरी आदत पड़ जाती है झुक के चलने की कि उनकी बैक पर परमानेंट हम्प बन जाता है, उनका कद भी 2 इंच नीचे हो जाता है। तो ये चीज जो है हमारी बुरी जो है ना पॉस्चर्स हमारे जो है उसकी वजह से होता है। और ये चीज का ध्यान करना है कि हम अपने फेस से, अपने हाथ जो फेस को कवर ना करें अपने हाथों से, तो हम स्ट्रेट बात करें ताकि हम ओपन, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज है, देखेंगे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, साउंड के जरिए, वेज ऑफ टॉकिंग के जरिए, पॉज देते हो कि नहीं देते हो, पॉस्चर तुम्हारा कैसे है, इसमें वर्ड यूज स्लाउचिंग, यानी बहुत ही रिलैक्स्ड होके बैठ जाना, ठीक है। तो उसे आप कहते हैं, तो आपने पॉस्चर ये है आपका, अपीयरेंस आपकी अनटाइडी आप लग रहे हो या टाइडी लग रहे हो। अनटाइडीनेस का मतलब है शैबी, नॉट नीट, क्लीन एंड नीट ना लगना। टाइडीनेस होती है क्लीन लगना, ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो, आपके हो सकता है बचपन में स्कूल में टीचर ने कभी आपको रिमार्क्स दिए, टाइडी वर्क अक्सर देते हैं, TIDY, टाइडी मीन नीट। तो कुछ जगह नीट आपको क्लीन लगती है तो उसको टाइडी प्लेस कहते हैं, ठीक है, वेल केप्ट प्लेस कहते हैं। इसके बाद हेड मूवमेंट डिफरेंट होती है, नोडिंग, सर का हिलाना, आमतौर पर नोडिंग हम यस के लिए कहते हैं, और मजे की बात है कुछ इलाकों में सर हिलाने का मतलब ये नहीं होता। अब जैसे एक नॉन वर्बल बुक किताब है, पहले से पढ़ी थी, कोई काफी देर की बात है, उसमें ना लिखा हुआ था कुछ कंट्रीज के बारे में कि वो ना नाक अपनी के ऊपर फिंगर के साथ उसको रगड़ते हैं हाथ से। अपने फिंगर जो है, 4 फिंगर जो आपकी होती है, या इंडेक्स फिंगर जिसे आप कहते हो, जिसे शहादत की उंगली भी कहते हैं, राइट या लेफ्ट दोनों, दूसरी भी ले सकते हैं, लेफ्ट की भी वो। तो उससे वो क्या करते हैं, अपनी नाक को रगड़ते हैं। वो पता है क्या कर रहे होते हैं, वो ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आपको, आपको पता ही नहीं चलता। और कुछ इलाकों के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कुछ कुछ एरिया ऐसा था, जैसे टाउन्स में जो लोग रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा, सिटीज में ज्यादा, जिसे कहते हैं ना ज्यादा पॉलिश्ड लोग नहीं होते, वो क्या करते हैं, इफ दे आर सेइंग यस टू यू, तो अपनी चिन को ऊंचा कर लेते हैं, ऐसे चिन उठा लेते हैं, मुंह अपना। तो आपने कहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, आप कहते हैं कि ये कर लूं, आप सर से कहते हैं हाँ कर लो, तो वो सर हिला दिया, इसका मतलब है हाँ ये ले जाओ, ये कुर्सी मुझे चाहिए ले जाओ, वो अपनी चिन उठाएंगे, तो वो अपनी कंफर्मेशन दे रहे होते हैं। तो इसलिए हमें किसी और मुल्क में जाके कभी किसी चीज को खुद से हमने नहीं लेना जब तक कि हमें सही पता ना हो, ठीक है। वो एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान करना है। इसके बाद आई मूवमेंट है, अभी आपको बता दिया है कि आई विंकिंग, विंकिंग में आंख आंख को झपकना या आंखें मारना, खुदा के लिए ऐसा ना करना। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन है, फ्राउन, तेवरी आ गई है, बॉडी कांटेक्ट है, हाथ शेक कर रहे हो या शोल्डर पे टच कर रहे हो, यू कांट डू इट। फॉर इंस्टेंस हमारे मुल्क में अगर मेल और फीमेल है तो हमारा जेंडर इसमें होता है डिस्क्रिमिनेशन, यू कांट डू लाइक दिस। बाहर कंट्रीज में इतना कोई खास फर्क नहीं है, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, सारे ही मेल फीमेल हैं, वो हाथ एक दूसरे पर रखकर किसी चीज का ओथ ले रहे होंगे, बट दे कैन डू इट। तो उसके बाद है, आप क्लोजनेस में लिखा हुआ है यहाँ पे इन्वेडिंग समन स्पेस, इन्वेड कहते हैं अटैक करना या हमला कर देना, ठीक है। इन्वेडर्स पुराने जमाने में जैसे मंगोल जो आए थे वो एज इन्वेडर्स आए थे, और इसी तरह भी बहुत सारे जैसे कंट्रीज में अटैक कर दें रात के वक्त कोई, तो इन्वेडर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्वेडर्स, इन्वेडिंग समवन स्पेस, आप किसी की स्पेस में घुस जाते हो। इसके बारे में भी मैंने आपको लिखा है कि आपका एक बबल है आपके गिर्द, और आपको अनकंफर्टेबल हो जाते हो जब आपके कोई ज्यादा क्लोज आता है। जब आप कहीं बैठे हो काउच पे, एक दूसरा बंदा आके बिल्कुल साथ लग के बैठ जाए, चाहे आप मेल है वो भी मेल है, या आप फीमेल है वो भी फीमेल है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कोशिश करते हैं कि कोई चेयर आपको सेपरेट मिल जाए
तो हम कंफर्टेबली वहां पे बैठना चाहते हैं। और साउंड्स हैं, डिफरेंट आवाजें निकालना, लाफिंग की आवाज है या और आवाजें। और इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है जिसमें फिर टाइप्स ऑफ दिए हैं, आप इसको एक दफा फिर पढ़ लेना। आई कांटेक्ट है, पिच ऑफ वॉइस है, सिर्फ आपको मैंने ज्यादा कह लें आप समझाने के लिए आपको ये दिया है, अदरवाइज आप इसको यानी इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, जस्ट गेट इट और आपको वर्ड्स की समझ आ जाएगी। व्हेन नाउ वी मूव टू द थिंग व्हिच यू हैव टू गो थ्रू, आपने नोट्स पढ़ने हैं, मैं नोट्स पर आपको लेके जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज क्या मतलब है इसका। आप इससे जो है वो ये लाइक यू विल गेट एन आइडिया कि ये क्या चीज है, ठीक है, और क्या चीज आपने पढ़नी है जी। नॉन पहले वाला पार्ट जो है वो वर्बल वाला, वो इसी नोट्स के ऊपर ही है। अब ये नीचे वाले पेजेस पे मैं हूँ इस वक्त। 12 पेजेस आपके जो हैं वो उसके ऊपर है और तकरीबन 12 पेजेस ही नॉन वर्बल पे हैं। आप इसकी बहुत अच्छी रीडिंग कीजिएगा और जब चीजें आपको याद करनी है उसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है, पेज पे नोट कर लिया करें, व्हाटएवर, राइट। तो आपने इस पर ध्यान से देखना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ लिखा है मैंने, द मैन यूज्ड टू कम्युनिकेट इवन बिफोर ही डेवलप्ड लैंग्वेज। जाहिर बात है जब लैंग्वेज नहीं भी थी तो हम कोई ना कोई तरीके से तो कम्युनिकेट करते होंगे ना। कोई चीखे मार के करता होगा। पुरानी केव्स के दौर में चले जाओ तो वहां पर आपको पता चलता है कि लोग कितनी सादा जिंदगी गुजारते थे, ठीक है, और उनका जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा सादा था। तो ये आप यहाँ पर देखते हो। उससे आगे लिखा है, नो डाउट दैट द यूज ऑफ वर्ड्स provide him with a very versatile tool to express himself, but the fact that communication takes place without the words also leads us to explore the non-verbal modes of communication. होता ये था, जैसे आप देखो, आपने अगर टार्जन की मूवी देखी है तो जो जिस तरह के चिंपैंजीज या मॉन्कीज जो हैं, जो गॉरिलाज होते हैं, वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी चेस्ट के ऊपर बीट करते हैं, ठीक है। और आपने देखा टार्जन भी बीट करता है क्योंकि टार्जन को तो नहीं बोलना आता, अनलेस अनटिल आपने मूवीज बना दी है ना, उसमें टार्जन भी बोलता है और साथ शहर से लोग भी आ जाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप देखिए कि वो जब वो बात कर रहा होता है, उसकी जो मदर है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उसकी जो मदर जिसने उसको रेज किया था, जो गौरीला माँ होती है, वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो इसी तरह से ही करते हैं, राइट, अनलेस आप एनिमेटेड मूवीज बना ली आपने। तो ये बात ऐसी कहानी बनेगी वैसे तो, लेकिन मैं बताने लगी हूँ कि अभी भी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिसके जरिए हम सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितने भी ट्राइबल होते हैं लोग वो तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद है, बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन ऑल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स नीदर रिटन नॉर स्पोकन वर्ड्स बट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। अब आप देखिए फॉर इंस्टेंस, अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा या आपका कभी जाना भी हुआ होगा जो मुझे सुन रहे हो, कि एक इलाका है पाकिस्तान में, मुझे मेरा ख्याल है डेजर्ट का इलाका है कोई, एग्जैक्टली मुझे भूल गया इस वक्त कौन से थे, जिसमें खवातीन जो है वो चूड़ियां पहनती है। अगर उनकी पूरी बाजू कवर्ड है तो आई थिंक वो मैरिड होती हैं, और जिनकी आधी कवर्ड होती है वो अनमैरिड होती है। इस तरह के एक्सप्रेशन जो हैं वो ये भी क्या है, नॉन वर्बल है। यू जस्ट गेट एन आइडिया फ्रॉम द डिस्टेंस एंड दे आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट टेलिंग, दे गेट इट। तो बहुत सारे साइंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बात नहीं करें, वो तो सिंबल्स में आ जाता है ना, कि उनकी सिंबल्स हैं और उससे हम अंदाजा लगा देते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। इसके बाद है नॉन वर्बल, जैसे इंडियंस जो है वो उन्होंने अपने जो बालों में कुछ वो पहना होता है, यानी पाउडर सब वेयर करती हैं, ठीक है, और मूवीज में भी दिखाते हैं, सब फौरन अटक गए, फौरन आपके जेहन में आ गया होगा क्या चीज होती है, तो वो लगाते हैं, और जिन्होंने नहीं लगाया था वो अनमैरिड होती है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दीज आर कल्चर स्पेसिफिक, हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके से हम भी कुछ चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, by non-verbal communication, third para पढ़ रही हूँ, mean all communication that involves neither written nor spoken words that occur without the use of words. आगे in conversation, if the non-verbal behavior is contradicting the verbal communication, we tend to believe more in verbal than the non-verbal. ये बात याद रखिएगा। होता ये है कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन जो है, अगर मैं और आप बातें कर रहे हैं, मेरा मैं आपसे वादा कर रही हूँ और मेरा चेहरा जो है झूठ बोल रहा होगा, तो आप किस पे रिलाय करेंगे, मेरे चेहरे पे। तो जब हम कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है एक दूसरे की अगेंस्ट जाना, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करी होंगी वर्बल से, और आपको मैं बार बार ये बता दूं कि जहां भी आपको ये रेड लाइंस नजर आ रही है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग का फर्क है। बिहेवियर ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, अगर आप इसमें से यू हटा देंगे, ये देखिए,
तो ये रेड लाइट ये रेड लाइन खत्म हो जाती है और आप इसको यानी इसका मतलब ये है कि ये स्पेलिंग का अपना अपना तरीका होता है। तो ये आपने यहाँ पे देखा है कि नॉन वर्बल जो है वो ज्यादा हम रिलाई करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद आपने ये देखना है द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ये रीजंस आप पढ़ेंगे क्यों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। We can learn about the effectiveness and effective and emotional states of other people. बिल्कुल, many first impressions are found through non-verbal. ऐसा ही है, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं द लास्ट इंप्रेशन, द लास्ट फॉर एवर। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैल्यूज है ह्यूमन इंटरेक्शन के दरमियान, और बहुत ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं चीजों को और बाजू का नहीं कंट्रोल कर सके। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, जो चीजें इसमें बताने वाली मैं बताई जाऊंगी, बाकी आप रीड करेंगे। पहली लाइन लिखी है नॉन वर्बल बिहेवियर ऑलवेज हैज अ कम्युनिकेटिव वैल्यू। पहली बात, यानी आप कभी भी अपने आप को अनकम्युनिकेटिव नहीं रख सकोगे। ठीक है, एक टॉपिक हमने पढ़ना है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो पढ़ाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम अनकम्युनिकेटिव नहीं रह सकते, हम अपने किसी न किसी एक्सप्रेशन से लोगों को जरूर बता देते। ठीक है, उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज पावरफुल। अगला नंबर 2, ये पावरफुल मीन है। हम अक्सर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि जो चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं नॉन वर्बल के थ्रू वो हमारे इमोशंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड में लिखा है नॉन वर्बल प्राइमरीली एक्सप्रेसेस एटीट्यूड। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आप किसी चीज के बारे में किस तरह सोच रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप उस चीज के बारे में सीरियस है कि नहीं, वो आपका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन शो करता है। उसके बाद है जैसे फॉर इंस्टेंस देखो, एक मीटिंग तुमने रखी, ठीक है, तुम कोने में बैठ जाओ और जरा चेक करो कि लोग मीटिंग रूम में एंटर हो रहे हैं, आपका जो बोर्ड रूम में एंटर हो रहे हैं, उनकी एंट्रेंस के स्टाइल से तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह के लोग हैं। क्लासरूम में तुम बैठ जाओ और देखो लोगों को एंटर होता हुआ और देखो कि उनका कैसा एक्सप्रेशन है। यू कैन रीड मेनी थिंग्स विदाउट दे से लाइक दे आर सेइंग एनीथिंग, तो आपको बातें समझ में आती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मच नॉन वर्बल बिहेवियर इज कल्चर बाउंड, कल्चर स्पेसिफिक। हर कल्चर में अपना तरीका है बात करने का, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अनलेस अंटिल आप ये कहते हैं कि जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा है यहाँ पर, नोडिंग ऑफ योर हेड मीन्स यस बट इन सम अदर कल्चर्स, कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहां पे नोट सर सीधा हिलाते हो तो वो नो कहता है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा थम्स अप, ये जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने डिफरेंट जगहों से कट एंड पेस्ट किया है। थम्स अप का मतलब है जबरदस्त। तुमने व्हाट्सएप मैसेज मुझे बड़ा जबरदस्त भेजा, मैंने थम्स अप भेजा, तुम्हें जबरदस्त किया तुमने काम। ठीक है ना, तुम लाइक करते हो एक वीडियो को, थम्स अप देते हो। बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत ही ऑब्सीन, ऑब्सीन इंसल्ट का मतलब है बहुत बुरा है, आप नहीं कर सकते। और उन कंट्रीज के नाम आपको नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इटली का कुछ हिस्सा, ग्रीस, यूनान, साउथ अमेरिका में ये नहीं चलेगा। अगर तुमने ये थम्स अप किया तो वो तुम्हें या तो थप्पड़ लगाएंगे या तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान करना है। और मजे की बात बताऊं, कुछ हल्के सी मैंने पढ़ा था कंट्रीज ऐसे भी हैं जिसमें रेड लाइट और ग्रीन का भी फर्क है। ठीक है, इसलिए हम जहां जाएं हम ध्यान करके जाएं कि ग्रीन लाइट व्हाट डज इट से। ज्यादातर ग्रीन लाइट कहती है गो, ठीक है, और रेड कहती है स्टॉप, लेकिन कुछ कंट्रीज में इसका थोड़ा सा फर्क भी है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर इज एम्बिगुअस। एम्बिगुइटी उसमें रहती है, हाँ रहती है, क्योंकि जब तक तुम पूरी बात नहीं मुझे बताओगे, मैं चेहरे से क्यों सारा कुछ पढ़ लूं। तो एम्बिगुअस कहते हैं नॉट क्लियर, अनक्लियर, वेग, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये अक्सर वेग हो सकती है। उसके बाद है डज अ कस्टमर्स यॉन सिग्नल बोर्डम और फटीग। एक कस्टमर को तुम दिखा रहे हो चीजें, सर ये आप ले लीजिए, ये खरीद लीजिए, और देखिए वो यॉर्निंग कर रहा है। यॉर्निंग मीन उसको मुंह खोल के पूरा उसको नींद आ रही है, जमाई ले रहा है। तो व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू डूइंग हियर। वैसे आपको पता है यॉर्निंग इज डिस्करेज्ड, कभी भी नहीं करते, ठीक है, ध्यान करते हैं। तो यॉर्निंग से आप बोर्डम या फटीग या मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मैंने नहीं लेनी चीजें, ठीक है। और इसी तरह ही कुछ जैसे शिवरिंग आप कोई कर रहा है या ट्रेमलिंग कर रहा है, कांप रहा है, बॉडी आपको कांपती नजर आ रही है, आपको क्या पता उसको सर्दी लग रही थी वो आ रहा था, या वो घबराया हुआ है। दोनों सूरतों में अगर सर्दी इतनी पड़ जाए हमारे मुल्क में तब की बात है। तो लेकिन हाँ, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में तो है ठंड, बाकी इलाकों में तो बुरे हाल होते हैं हमारे। इसके बाद है जी ये मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ,
कि हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, आपको ध्यान से करना है। अगला पॉइंट है, इससे अगला जहां मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इधर रीइंफोर्स और कॉन्ट्राडिक्ट, ये लफ्जों को समझ लें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रीइंफोर्स का मतलब है ताकत बढ़ा देना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है ऑपोजिट जाना, उसकी ताकत भी कम कर देना और ऑपोजिट चले जाना। वही बात है कि अगर मैं वादा कर रही हूं और मेरा चेहरा आपके साथ जा रहा है, माई वर्ड्स एंड माई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक साथ मिल रहे हैं, तो दिस इज रीइंफोर्सिंग मेरी, यानी मेरे पे बिलीव करोगे तुम, मुझे क्रेडिबल समझोगे, मुझे ट्रस्टवर्दी समझोगे। और अगर मेरे चेहरे पे झूठ आपको नजर आता है या मैं ऐसा कुछ स्माइल दे देती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी काट देगा, मेरे अल्फाज की अहमियत को काट देगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे मिसाल दी गई है कि अगर किसी ने कहा, एम्प्लॉय से पूछा कि भाई रिपोर्ट कैसी लिख रहे हो तुम, उसने कहा इट्स गोइंग वेरी वेल, ये आपको नजर आ रहा है, यानी सेकेंड लास्ट लाइन हेडिंग से ऊपर, इट इज गोइंग वेरी वेल का मतलब है बिल्कुल ठीक जा रहा है। मे बी बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब है धोखा देना या धोखा हो जाना, तो उसको धोखा होएगा किससे? बाय हैवी स्वेटिंग, बहुत उसको पसीने आ रहे थे। वरिड लुक थी उसकी, नर्वस ग्लैंस, नर्वस का मतलब है बहुत ही नर्वस होकर, ग्लैंस का मतलब है नजर डालना वॉच के ऊपर, यानी इसका मतलब है कि बॉस ने पूछ लिया कि रिपोर्ट बन रही है, तो आगे उसके ये हालात है कि वो स्वेटिंग हो गई है, वरिड है चेहरे से, बार बार घड़ी देख रहा है, तो आप क्या मतलब लेंगे? आपका मतलब लेंगे कि इसकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो रही, इसको कोई मसला है, तो भाई बता दो ना क्या मसला है, इट्स बेटर रादर देन कि डेड जो आपके जो है आपका जो है डेडलाइन आ जाए और आपने काम ना किया हो। तो ये सारे एक्सप्रेशन, और वैसे भी जब आप किसी बंदे को देखिए बार बार घड़ी देख रहा हो, तो इट शोज कि वो किसी का शायद वेट कर रहा है, या ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, या ही इज फीलिंग बोर्डम बिकॉज ऑफ वेटिंग, में भी बहुत वेट करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको नजर आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसमें आप बॉडी लैंग्वेज को किनेसिक्स कहते हैं, ये बस आपने नाम याद रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक और नाम है किनेसिक्स, कि आप कैसे एक्सप्रेशन देते हो, आपकी कैसी मूवमेंट है आपकी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको यहाँ पर फोर्थ लाइन में वर्ड स्लोविक, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि इसने बहुत कुछ कहा है उसके बारे में। ये एक साइकेट्रिस्ट था और ये ज्यादातर फैमिली साइकेट्रिस्ट था। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। इसने ये कहा था कि यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, अगर आपको ये लफ्ज नजर आ रही है, ये मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगी। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट का मतलब है कि तुम कभी ऐसी हालत में नहीं हो सकते जब तुम अनकम्युनिकेटिव हो, यानी तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हम हर वक्त कम्युनिकेट करते हैं चाहे हम खामोश क्यों ना रहे। उसके साथ आगे कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, बाय नोडिंग योर हेड, सर हिलाना, आंखों को ब्लिंक करना, बार बार आंखें झपकना, श्रगिंग योर शोल्डर्स, जैसे कि आजकल यंग बच्चे जो है अपने कंधे झुकाते बहुत ज्यादा, कहते हैं डोंट नो डोंट केयर, आजकल का दौर है ना, डोंट नो डोंट केयर, वो अपने कंधे झुकाकर बता देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, करते रहो खुद ही। तो ये आप श्रगिंग योर शोल्डर का मतलब है कंधे उचकाना। वेविंग योर हैंड, अब वेविंग योर हैंड पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक बंदा वेव कर रहा है हाथ को, आपको नहीं पता चलेगा हाय कह रहा है ये बाय कह रहा है, ठीक है ना। वेव कर रहा है, चेहरे से पता चल जाएगा। जान छुड़ा रहा है, खुदा के लिए जाओ, वेविंग योर हैंड, खुदा हाफिज, ठीक है। वैसे तो जब किसी को स्पेशली आप सी ऑफ करने जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो बड़ी, अगर अपने लव्ड वंस हैं तो कितना दुख होता है, तो आपका जो हाथ वेव कर रहा होता है आपके चेहरे से दुख जाहिर है, और अगर आपके चेहरे से खुशी जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चला गया, मेरे घर में तो तूफान आया हुआ था, ये जब से रह रहा था, तो आप क्या करते हैं, या रह रही थी, आप माइंड ना करना, लड़के कहेंगे कि सारे मिस जो है मेल को ही कहती हैं, फीमेल भी, जो अगर आप जा रही हैं तो अल्लाह का शुक्र है आप जा रही हैं। तो दिस इज वेविंग योर हैंड्स, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग अदर सच फिजिकल मूवमेंट, यू सेंड योर मैसेज टू अदर पीपल, दी पीपल एग्जामिन करते हैं, और बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज को एज अ सिंबल हम अपने कल्चर के लोगों को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन दूसरे कल्चर के लोगों को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। चेहरे एक्सप्रेशनलेस चेहरे होते हैं, यू डोंट गेट क्या चाह रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। फेस इज वेयर वी लुक फॉर मोस्ट एक्सप्रेशंस, इसलिए फेस को कुछ लोग कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, और कुछ लोगों का ख्याल है आईज आर द इंडेक्स ऑफ माइंड,
ठीक है। और आईज को शायद लोगों ने इसलिए फोकस कर लिया होगा कि हमारे यहाँ जैसे मेल तो नहीं, जाहिर बात है, चेहरा कवर करते, लेकिन खवातीन कवर करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें उनकी आंखें नजर आ रही होती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई नो सम ऑफ द पीपल हु आर क्लोज टू यू, इवन मेरे साथ जैसे मेरी कॉलीग भी है अगर कुछ खवातीन, और वो पूरा पर्दा ऑब्जर्व करती है और सिर्फ आंखें उनकी नजर आती है, और मैंने जिंदगी भर उनका चेहरा नहीं देखा और सिर्फ आंखें देखी हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन आइडिया। बट मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्करेज कर रही हूँ, लेकिन जो लोग अपने पर्दा ऑब्जर्व करते हैं दे डू इट डेफिनेटली। लेकिन आप जिनके साथ बहुत क्लोज रहते हो, चाहे वो पर्दा ही ऑब्जर्व क्यों ना करते हो, तो आस्ता आस्ता आप उनकी काफी चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उनकी बातों से भी पता चल जाता है। तो ये सारा कुछ जो है आप पढ़ेंगे इस पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे क्या क्या है। आपके नाक पे रिंकल पड़ रही है, आपकी आईलिड्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं, आपके चीक्स ड्रॉन अप और बैक, यानी चीज पीछे, ये चीक सॉरी, आपकी चीक्स जो है वो, यानी आपकी गाल जो है वो किस तरह से है, फोरहेड कैसे, ये सारी चीजें आपको इस तरह से पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ वो बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें मिलकर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बनाती है, ठीक है। और आपको शायद मैं बताती चलूं, 900,000 डिफरेंट वेज हैं जो कि रिसर्च ने निकाले हैं, जो कि हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू एक्सप्रेशन देते हैं। और फेस के ऊपर सबसे ज्यादा 900,000, सोचिए आपके चेहरे पर क्या नहीं है। आपका माथा पकड़ लें तो आप उसको भी कहते हैं, पकड़ना नहीं वैसे बता रही हूँ, आपके माथे के ऊपर फ्राउन आ गया, टेवरी पड़ गई है, आप माथे की तरह आप आ जाए तो आपके आईब्रोज आ जाते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हो, दोनों ऊपर कर लेते हो, जैसे कहते हैं ना रेजिंग योर आईब्रोज, ये एक मुहावरा भी है। इसका मतलब होता है कि यू आर रेजिंग योर आईब्रोज, लाइक एक पर्सन आपके साथ बहुत ही दोस्ती कर रहा है, आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, तो यू स्टार्ट यू रेजिंग आईब्रोज, तुम उसे शक करना शुरू कर देते हो, व्हाई आजकल के दौर में तो स्पेशली आप किसी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पर्सन जिसको जानता भी नहीं और आपकी इतनी हमदर्दी करने लग जाए, यू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो ये जो है फेशियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगला पैरा लिखा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैन डिवल्ज हिडन इमोशंस, कि बहुत सारे आपको एंगर शो करते हैं, एंगर हो गया, एनॉय हो गए, एनॉय मीन आप परेशान है या आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कंफ्यूजन है, एंथुजियाज्म कहते हैं शौक, जज्बा आपके अंदर है, फियर है, खौफ है, हेट्रेड है, जॉय, लव, इंटरेस्ट है, बाकी सारे आपको समझ आ जाएंगे, ये फेस के ऊपर आपको जाहिर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर आंसर यस कर रहे होते हैं, लेकिन एम्बैरेसमेंट शो हो रही होती है, या थोड़े अशेम्ड फील कर रहे हैं। एम्बैरेसमेंट भी शर्मिंदगी को कहते हैं, ये सिर्फ आप रीडिंग करोगे, इसको समझने के लिए रीडिंग करोगे, ठीक है, ये सारा। उसके बाद यहाँ पे हाउएवर जहाँ लिखा है, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक अदर नॉन वर्बल सिग्नल्स में बी एम्बिगुअस, ये भी इसमें यानी एम्बिगुअस मीन अनक्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये सारा यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस तरह से है, आपके अनक्लियर हो सकते हैं। देखो बाज़ औक़ात किसी की तबीयत ठीक नहीं हो सकती तो चेहरा उसका परेशान लग रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप उसका गलत मतलब ले लें, तो ये फिर एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। इसमें लोग जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेंगे, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि आप इस तरह से बात कर रहे थे, तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपका एक्सप्रेशन के साथ साथ आपका अल्फाज का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है यहाँ पर योर फेशियल एक्सप्रेशन कैन शो द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस लिखा है। आईज आर पर्टिकुलरली एक्सप्रेसिव, आप नैरो करते हो, ये पढ़ लेंगे, आप इसे एक दफा पढ़ लेंगे। इसके बाद नोज, लिप्स, माउथ, जॉ एंड स्किन कलर, इवन आपके जॉज जो है ना, बाज लोग जॉ को यूं दबाते रहते हैं, यूं बार बार दबाते हैं, इसका मतलब है एंजाइटी शो हो रही है, और ये एक बीमारी भी होती है, बीमारी से मुराद है कॉम्प्लेक्स होता है लोगों में, अगर किसी में हो तो टेक केयर ऑफ दैट कि मेरे जॉज बार बार में ऐसे, इसको जैसे कहते हैं उर्दू में भेजना मत करें। स्किन कलर का मतलब है कि आपके, इसका मतलब नहीं कि काला या कोई गोरा है या कोई ब्राउन है, ये ऐसा नहीं है। स्किन कलर का मतलब है, जैसे भी आपको मैंने बताया था, चेहरा रेड हो जाना, पीला पड़ जाना, सफेद पड़ जाना, ये सारा कुछ बहुत कुछ शो करता है। ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन पे आप बस रीड कर लोगे। आई कांटेक्ट जो है वो फेशियल एरिया में सबसे ज्यादा है, उसमें आईब्रोज भी आ जाते हैं, आप इसकी रीडिंग करोगे। उसके बाद आई कांटेक्ट में बी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस या डिसऑनेस्टी शो होती है, या आप इसमें देखेंगे, ठीक है। आईज किस किस तरह से आप एक्सप्रेशन देते हैं वो आप पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके सोशल बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, आपका सोशल बिहेवियर
जिसमें कि आप अपनी किस तरह लोगों को देख रहे हैं या देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आगे लिखा है आईज आर द विंडोज ऑफ सोल। ये आप इसको देख लें कि आईज जो है वो बहुत ही यानी आपकी सोल, आपके अंदर जो चल रहा है वो आपकी आंखों से जाहिर होता है, और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट है। अब आपने इसके बाद ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन द यूएस नॉट कीपिंग a proper eye contact is a sign of dishonesty, whereas in Asia keeping eyes lowered during a conversation is a sign of respect. अब हम लोगों को यहाँ पर हम कहते हैं ना आंखें नीचे करके बात करो, इसका मतलब है कोई आंखों में देख रहा है तो वो क्या है, रिस्पेक्ट शो नहीं हो रही। तो अगर आपने कोई बड़ा भी है, आप यूएस गए हुए हो, कनाडा में हो, तो प्लीज आप उनकी आंखों में देख के बात करें, वरना वो समझेंगे कि हम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके बाद पोस्चर है, पोस्चर इज द पोजीशनिंग एंड ओरिएंटेशन। दो मतलब है, मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। पोस्चर इज योर पोजीशनिंग, जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैंने पहले भी कहा था, आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, आपका पोस्चर खराब है, आपकी बैक आगे को आई हुई है, यानी आपकी आप आगे झुके हुए हो, तो आपका पोस्चर यानी पोजीशनिंग खराब है। फिर हमारा पोस्चर होता है, जैसे हम लेते हैं सेल्फीज, लोग लेते हैं, या आपने ग्रुपीज लेते हो, तो उस वक्त पोस्चर आपका अपने आप को सीधा करते हैं हम कि भाई सही लगे। उसके बाद ओरिएंटेशन मीन कि किस तरफ आप फेस कर रहे हो, आप लोगों की तरफ देख के बात कर रहे हो, आपकी बॉडी उस तरफ मुड़ी हुई है, आप बात करते कैसे खड़े हो, अभी मैंने आपको समझा दिया कि पाँव आपकी तरफ है, द पर्सन इज इंटरेस्टेड, और अगर नहीं तो उसने दूसरी तरफ किया है तो वो आपसे जान छुड़ा रहा है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ जो चीजें बुलेट फॉर्म में यहाँ पे दी है वो जरूर ध्यान से आप पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। इसमें जैसे यहाँ पर है सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठना, अलर्टनेस शो करता है। हंच्ड, पीछे से एक कमर में आपके कर्व आया है, नेगेटिविटी शो करता है। लाउंजिंग, जैसे कि बहुत ही ढीले होके बैठे हो, लटके हुए, उसे रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल सिटिंग एंड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं लोग तो कोऑपरेशन शो करते हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स कुछ बता रही हूँ। इसके बाद आपने स्टैंडिंग ऑपोजिट अगर कोई खड़ा है तो आमतौर पे ये शो करता है कॉन्फ्रंटेशनल है, असर्टिव। असर्टिव मीन अपनी बात मनवाना, अपने अपनी पॉइंट को दूसरों के ऊपर लागू करना, असर्टिवनेस। और कॉन्फ्रंटेशनल कहते हैं जब आप कॉन्फ्रंट करते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, मुकाबले पे आ जाते हैं। ये आपने याद रखना है। ये मैं उन लोगों के लिए ज्यादा स्ट्रेस से बोलती हूँ जिनकी वोकैबुलरी में थोड़ा सा यानी उनकी प्रॉब्लम है, वो इसको समझ ले ताकि उनको ये बात पूरी समझ आए। इसके बाद ये आपने ध्यान से पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, पोस्चर जो है वो कैसे कन्वे करते हैं आपको, कैसे आप किसी के साथ खड़े होंगे, बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि यहाँ पर स्टैंडिंग अप टॉल, यानी सीधा खड़े होना। और अगर आपको पढ़ते वक्त कोई लफ्ज मतलब समझ ना आए तो प्लीज आप गूगल कर लिया करें, ठीक है। आप आपको चेक कर लिया करें और फिर वो आपको हमेशा से याद भी रहेगा, उसको नोट कर लिया करें। इसके बाद आ जाता है जेस्चर। जेस्चर्स आर द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, टॉर्सो यानी ऊपर वाली बॉडी, और आपका सर, ये ज्यादातर इसमें जेस्चर आ जाता है। बाकी इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, आप किस तरह अपने जेस्चर शो करते हैं। अभी मैंने फिजिटिंग आपको समझा दिया है। फिजिटिंग हैंड्स माइट बिट्रे योर नर्वसनेस, यानी आप शो कर सकते हैं आपने हाथों को बार बार हिला रहे हो, उसका मतलब है आप नर्वस हुए हो। टैपिंग फुट, पाँव को यानी पाँव अपने जूते जो है टिप 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 करते हो, जमीन के ऊपर टैप करते हो, इसका मतलब है इम्पेशंस। कोई बंदा बैठा हुआ है ना तो बार बार टैप कर रहा होता है, वो कहते हैं यार बस भी करो, आ भी जाओ, जैसे कुछ ऑर्डर किया है या कुछ आपने वेट करे किसी चीज का। क्लेंच फिस्ट, यानी आपने मुट्ठियां भींची हुई है, तो ये एंगर को ज्यादातर आप करते हैं कि आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है पैराग्राफ वो भी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको इससे अगला बताती हूँ। इससे में लिखा है पीपल कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर व्हाइल पीपल may give reasonable attention to the facial expression, they are less aware of their hands, legs and foot emotions. ये सारे leg, hand and foot emotions क्या हैं? ये हैं आपके gestures। और इसके बाद है at times। at times का मतलब है कभी कभार। people make deliberate use, deliberate mean जानबूझ के करते हैं। जैसे अगर आपको बचपन में सिखाया गया था
कि जाएं अब तकरीर करना तो मुक्के मार मार के करना, तो डेलिबरेटली कर रहे हो, ठीक है। और बाज़ औक़ात लोग जो है ना डेलिबरेटली किसी की तरफ ऐसे घुरी डाल के देखना शुरू कर देते हैं, उनको पता होता है मैं घुरी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो फ्राउन जो चेहरे पे होता है, दे वांट टू गिव दैट एक्सप्रेशन, तो वो आपके वैसे जो आपको आप कहेंगे कि ये फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर जो है वो कलेक्टिवली आपके सारा कुछ आपका जो है ना उसमें आ जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली जो जेस्चर्स हैं वो अगर आपको पर्टिकुलरली सवाल आता है तो उसमें आपको जेस्चर पे अलग आएगा, तो आपके लिम्स है, ठीक है। और जेस्चर कॉमनली जो है वो आप डिस्करेज इनकरेज करते हो लोगों को। यहाँ पे लिखा है शफलिंग ऑफ पेपर, आप किसी बंदे की खड़ा है आपसे बातें कर रहा है, आप पेपर शफल किए जा रहे हैं, इसका मतलब है जाओ भाई, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो वो आप उसको जाना चाहते हैं। उसके बाद है मैनी कल्चर जेस्चर्स, अगले पैराग्राफ में है कल्चर स्पेसिफिक है। इसमें पाकिस्तान के लोग शेक हैंड करते हैं, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया। आपको इंडियंस का भी बता दिया वो क्या करते हैं, जापानीज क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज में नाक को रगड़ते हैं हाथ से, तो वो भी एक जेस्चर है, ठीक है। उसके बाद आपने याद करना है, जेस्चर इज एनी मूवमेंट मेड विद लिम्स पर्टिकुलरली हैंड्स, ठीक है। और इसमें करते क्या हो, टू एक्सप्रेस, एंडोर्स, एंडोर्स करना तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हो, हाँ में हाँ मिलाना, आपने राय देना अपनी पॉजिटिव में। अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव एंडोर्स कर दूंगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहा है, नेगेटिव है तो ये इसको एंडोर्स करना कहते हैं, किसी बात पे स्ट्रेस करने को कहते हैं। या आप रीडिंग करोगे, जेस्चर मूवमेंट ऑफ आर्म लेग्स एंड हैंड्स एंड हेड, इसमें आती है एक्सेंट रीइंफोर्स आवर मैसेजेस। एक्सेंट होता है शेप देना, एक एक्सेंट होता है जो आपकी बात करने का तरीका, दूसरा ये है कि आपकी बात को शेप मिल जाती है, आप उसे एक्सेंट कहते हो। और ऑब्जर्विंग जेस्चर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद श्रग, ये आपने याद करना है, श्रग कंधे उचकाना इंडिफरेंस शो करता है, जर्क ऑफ हेड डायरेक्शन शो करता है, टैपिंग फिंगर्स, आपने फिंगर्स को बजा रहे हो, वो इम्पेशंस शो करता है, यानी बेसब्री शो करता है। इसके बाद आप देखेंगे पर्सनल अपीयरेंस, आप कैसे दिखाई देते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारा आप इसमें एक दफा रीडिंग करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसमें एक और चीज आ गई है, फिर ये तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस की बात खत्म हो गई, यानी आप कैसे दिखाई देते हो, कपड़े पहन के जाना, अच्छे पहनना। यहाँ पे एक लफ्ज है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, आपकी ग्रूमिंग, आपकी क्लोथिंग, ओवरऑल स्टाइल। अब आप अगर कहेंगे ना क्लोथिंग, आपने कपड़े पहन रखी है, ये ग्रूमिंग क्या चीज है? ग्रूमिंग होती है जैसे अटेंशन टू डिटेल, आप कहीं पे गए हो, ठीक है, आपके बाल प्रॉपर ट्रिम हुए हैं, ठीक है, आपके नेल्स कटे हुए क्लीन है आप सारे, तो यहाँ पर इट्स यू शो योर ग्रूमिंग। और आपकी ग्रूमिंग कैसे जाहिर ज्यादा होती है, आपकी बात करने से भी होती है, आप कैसे बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो शोइंग योर ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग। और आप सारा कुछ जो है अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, कि कोई बैठा हुआ बंदा, आप नोटिस अगर करो कहीं भी, आप बैंक गए हुए हो, वहां एक बैठा हुआ बंदा आपको बहुत कुछ शो कर देता है बगैर बोले, तो आप वहां पे अंदाजा लगा लेते हैं। तो आपको ये चीजें आप पढ़ेंगे। उसके बाद स्मेल एंड टच है, कि आपकी जो कहीं पे अगर कोई स्मेल जैसे अच्छा मेंटेन करना जगह को, वहां पे आपको, या लोगों का अच्छा जो है फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं पहनना, कोई इतर लगा कर आ जाता है से ऑफिस के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो यू कैन टॉलरेट अ पर्सन, बट इफ अ पर्सन इज वेयरिंग इतर and that's in the masjid, that you say okay fine you can do that, right? और इसी तरह आपको शायद पता होगा कुछ जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में दे हैव दिस टाइप ऑफ, उनको वो बड़े इस मामले में टची है, वहां पे ऊद जिसे कहते हैं ना, स्मेल्स होती है जो, वो उसके नाम से बहुत सारी वो जलाते भी हैं, ठीक है। वो कोल एक होता है, एक वो उनकी बकायदा कल्चर का सिंबल है, कि उसके अंदर वो छोटी सी अंगीठी सी होती है, वो इलेक्ट्रिक मिल जाती है और भी तरह की है, उसमें वो लगा के रखते हैं। और अगर उनके रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहां पे भी आपको ये स्मेल जो है वो सुना यानी फील होती है, तो वो भी बहुत कुछ कन्वे करती है, ठीक है। साइलेंस, जब कुछ नहीं कहते तो भी वो बहुत कुछ कन्वे करता है। और इसमें टेंशन लिखा है, अनइजीनेस आप शो करते हैं अपने साइलेंस के जरिए, साइलेंस जो है वो बहुत कुछ कन्वे कर जाता है। आप अनहर्ड वर्ड्स जो है, यानी कुछ भी नहीं बोला, इसीलिए लोग, एक आप बात याद रखिएगा, एक और टर्म हम यूज करते हैं, अक्सर पेपर में भी आ जाती है, वो है रीडिंग बिटवीन लाइंस। रीडिंग बिटवीन लाइंस का मतलब है जो लाइनों पे लिखा है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन रीड बिटवीन लाइंस का मतलब है अंदर की बात, ठीक है।
यानी उसके अंदर छुपा हुआ मैसेज या उसका मेन थीम, उसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन लाइंस। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें जो है टू रीड बिटवीन लाइंस करनी पड़ती हैं, हमें उसको, यानी हम देखते हैं कि लोग इसका मतलब है क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ चीजें मैंने चूंकि दूसरी जगह से भी ली थी, तो मैंने वहां पर दोबारा से आपको यहाँ पे, आप मिक्स भी कर सकते हो, कट पेस्ट कर लेना, लेकिन मैंने आपको ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसमें डाली है। फॉर इंस्टेंस, मूवमेंट एंड स्टिलनेस, खड़े रहना या हरकतें कर, यानी मूव करना, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग, ये आपने पढ़ना है। ये क्या शो करता है? डिटर्मिनेशन, यानी तेज चलने का मतलब है आप बाहौसला हैं, आप काम करना चाहते हैं। स्टिलनेस कन्वेज काम, थॉटफुलनेस एंड सेल्फ पोजीशन। ये यानी आप स्टिल हैं, तो ये तीन चीजों को शो करता है। बेशक लिखा है कि अगर आप स्टिल हैं लेकिन आप किसी गैदरिंग में हैं, तो फिर अलोफनेस, यानी अलग रहना, हॉस्टिलिटी, नेगेटिविटी को शो करता है। अगर आप किसी महफिल में गए हैं और अलग जाके कोने में बैठ जाओ, तो लोग इसको बुरा समझते हैं, ठीक है। लेकिन मूवमेंट विदाउट पर्पस, बगैर वजह के मूव करते रहना, वो शो करता है डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, इम्पेशंस, बेसब्री हैं, या नर्वस। इसके बाद टच जो है वो कल्चर स्पेसिफिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हर जगह आप किसी को टच नहीं कर सकते। बास कल्चर में, कंट्रीज में, आप किसी को, चाहे वो मेल मेल क्यों ना हो या फीमेल फीमेल्स क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते। तो आपने फिजिकल कांटेक्ट में लोगों के साथ नहीं आना होता, क्योंकि मैं आपको इसकी एक मिसाल एक देती हूँ। एक ट्रेनिंग में मैं अक्सर दिखाती हूँ एक वीडियो, जिसमें एक खातून है, वो बाहर किसी कंट्री में, एक पाकिस्तानी लड़का है वहां पर, उसका नाम बाबर है, उसमें बताया दिखाया गया, इत्तेफाक से वो पाकिस्तानी लड़का है, हो सकता है इंडियन भी हो, लेकिन उसका नाम बाबर है, तो आई जस्ट गेट इट कि मे बी पाकिस्तानी उसकी सजा पे अरेस्ट लग रही है। द पर्सन इज देयर, और एक छोटा सा उसका कमरा है, जिसमें खातून जो है वो उसकी बॉस है। तो वो खातून को, उसका कुछ मसला आ गया कंप्यूटर में। आमतौर पे ज्यादातर ये चांसेस होते हैं, ज्यादातर खवातीन को ज्यादा कंप्यूटर की इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं होती, जनरल बात करें, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो कंप्यूटर पे काम करती हैं, उनका तो जाहिर बात है काम ही है ये, दे नो दैट। और इसी तरह जैसे खवातीन जो होती हैं वो ज्यादा ट्रैफिक के मामले में भी थोड़ी सी कमजोर हैं, कि ट्रैफिक सेंस जिसे आप कहते हैं थोड़ी सी, लेकिन जनरली मैं बात कर रही हूँ, तो मर्द जो है वो बाय नेचुरली ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि बचपन से खवातीन जो है, लड़कियां बच्चियां डॉल से खेलती हैं, तो लड़के तो नहीं खेलते ना, तो डिफरेंट है ना, हम लोग डिफरेंट लोग हैं, ये मानना पड़ता है। तो वो क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई मसला होता है, वो एल्डरली औरत है, शी मस्ट बी अराउंड 70, ठीक है, लेकिन वो आता है, जब उसको समझाने लगता है, तो उसने कहा वो आंटी है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ, तो वो थोड़ा सा झुक कर ना उसको कंप्यूटर की स्क्रीन को टच करके उसको बताता है, तो वो जब झुकता है ना, तो उसका जो शोल्डर है, जो आंटी है उनका शोल्डर है, उसने हाले कोट पहना हुआ है, नीचे उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है, वो पहले वो ना, वो क्या करती है, वो उसकी तरफ बड़ा ही घूर के टेढ़ा होके देखती है कि व्हाट आर यू डूइंग बॉय, व्हाट आर यू अप टू, आप इतने मेरे क्लोज क्यों आ गए हो कि तुम्हारा जो शोल्डर है वो मेरे शोल्डर को टच कर रहा है। आंटी को बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें लग रहा है कि तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन ये बहुत बुरा है। तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि कहीं पे हम जाते हैं, वी टेक केयर ऑफ दैट, कि हर एक के साथ कितना हमें फ्री होने की जरूरत नहीं है। और किसी को शाबाश शाबाश लड़ाई कर रहा है, उसको तुम जाके थपकी देते हो कि ना करो, वो तुम्हें थप्पड़ लगा देगा, वो कहेगा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम कैसे मुझे टच कर सकते हो, ठीक है तुम दूर दूर होके मुझे बताओ। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से देखिए, ये सब कल्चर स्पेसिफिक है, और ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद है, आपने हैंडशेक दिया है, नर्वस टैप ऑन द शोल्डर ये बताया है। वीक हैंडशेक क्या शो करता है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड। नर्वस टैप ऑन द शोल्डर, यानी शोल्डर पे एक नर्वस सा, यानी बड़ी ही कमजोरी के साथ आपने किसी को छोटा सा टैप किया है, वो नहीं होगा सही। इसके बजाय लिखा हुआ है एनकरेजिंग स्लैप ऑन द बैक, यानी पीछे थपकी मारना, लेकिन खुदा के लिए इतनी भी ना मार देना, बात लोग इतनी मार देते हैं कि बंदा आगे जाके गिर जाता है। और इसी तरह पैट ऑन द हेड, सर पे थपकी देना। कंट्रोलिंग ग्रिप ऑन द आर्म, बाजू को जोर से पकड़ लेना कि छोड़ के ना मुझे जाना, ये सारा कुछ जो है शो करता है बहुत कुछ। और यहाँ पे लिखा है क्या शो करता है? पावर, एक बंदा पावर में है, दूसरा कमजोर है। एम्पथी, किसी को फील करना। अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी को बहुत ही अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हाथ पकड़ लिया किसी का ग्रिप करके, तो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ हूँ।
इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने पढ़ना है। पर्सनल स्पेस ऊपर भी पढ़ा था ना, इसको मिला लीजिएगा साथ ही, टॉपिक वो पढ़ लिया और ये समझ लेना ध्यान से। पर्सनल स्पेस इज योर बबल। आप दूसरों के साथ कितने फासले पे खड़े होते हैं, ये आपका बबल है और आप इसको मेंटेन रखते हैं। यू डोंट वांट कि somebody इज इन्वेडिंग, अभी मैंने लफ्ज सिखाया आपको, कोई क्रॉस करके आपके बबल में आ जाए, यू आर नॉट कंफर्टेबल। आपकी अपनी एक अनसीन बाउंड्री है, ठीक है, और लिखा है कि अनसीन बाउंड्री तब तुम्हें रियलाइज होती है जब कोई इसको क्रॉस करने लगता है। उसके बाद है यहाँ पर आप अपने कंफर्टेबल लेवल को फील करेंगे जब कोई क्लोज आ जाता है या आपकी स्टैंडिंग क्लोज या आपकी ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। ये पैराग्राफ ध्यान से आप पढ़िएगा। इसी तरह नीड फॉर पर्सनल स्पेस डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये आपने याद करना है, जो मैंने आपको स्लाइड पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था, ये आप याद करेंगे कि पर्सनल स्पेस मीन डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। इसमें कनाडा यूएस के लोग 5 फीट अपार्ट खड़े होते हैं, ये फ्रेश रिसर्च है, और वो बिजनेस कॉन्वर्सेशन में 5 फुट खड़े हो जाते हैं। वैसे आजकल तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हमें यहाँ पे 6 फुट का कहा है कि एसओपीज आप फॉलो करेंगे, आम जिंदगी की बात हो रही है। 5 feet is too close for people from Germany and Japan. Germany आवाज जो है वो शायद कट गई थी, मैं आपको दोबारा से, जी आई थिंक आप मुझे सुन रहे हैं, बस मैं बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा रह गया है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ और आपको कुछ बताती हूँ। इसके बाद आपने याद करना, ये लास्ट पॉइंट है, पैरा लैंग्वेज, प्लीज याद कर लीजिएगा। पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब द वोकल, आवाज की जो क्वालिटी, येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर वेरिएंस इन स्पीड, टोन, कि आपने आवाज जो है बात तो ही कर रहे हो, आपकी स्पीड चेंज हो जाती है, आप तेज तेज बोलते हो, जल्दी में हो, टोन आपकी चेंज होगी, ओ फल्ला कितनी सरकास्टिक बात कर रहे हो, कितनी आयरॉनिकल बात कर रहे हो, आपको समझ आ जाता है कि कोई इंसान आपको टीज कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, आवाज ऊंची हो जाना, कम हो जाना, वॉइस एंड स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, ये सारा कुछ क्या है, आपकी पैरा लैंग्वेज है। और उसमें इसके अलावा यहाँ पे इंटोनेशन, पिच, ये सारा कुछ पता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये ऊपर वाला याद करेंगे, नीचे वाला रीड कर लेना। इंटोनेशन क्या कहती है, स्ट्रेस पैटर्न, किसी बात पे स्ट्रेस देना, किसी से उठा लेना। पिच क्या है, आवाज का श्रिल बोलना और आवाज का भारी निकालना, ये आपके रीजनल एक्सेंट भी होते हैं बाज लोगों के, ऐसा भी है। सैरकास्म कहते हैं छुपा हुआ तंज, आपकी बात में छुपा हुआ तंज, यानी तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये सैरकास्म। हेजिटेशन का शो होना, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इमोशन का, ये हम अपनी आवाज से शो करते हैं। वॉइस बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है, बिट्रे भी कर सकती है, धोखा भी दे सकती है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है पिच वेरिएशन क्या शो करती है, वॉल्यूम क्या शो करता है, ये आपने पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगी। वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, यानी ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपके, ताकि आपको पेपर में सवाल आए तो आप इसको जवाब दे सके। फिर स्पीड के साथ बोलना या पॉजेस देना, ये आप एक दफा रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, ये आप देखेंगे, जैसे मैं ये आपको बताती हूँ कि अगर एक पर्सन है, वो दूसरे को कह रहा है शी इज आवर मैनेजर, उसमें किसी ने कहा शी इज आवर मैनेजर, लाइक व्हाट वुड हैपन, राइट। दूसरे ने कहा शी इज आवर मैनेजर, सच है, कोई गलती तो नहीं लग रही। और उसके बाद शी इज आवर मैनेजर, लाइक वो हमारी मैनेजर बन गई है, it's going to be very like strange for you, और she is our manager, like बहुत बात हो गई है, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन है आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खुद भी बात करके देख सकते हो, हम इतना सा ड्रामा तो कर ही सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह स्ट्रेस की वजह से
सारी बातें जो है फर्क हो जाती हैं, और हम किस तरह नॉन वर्बल को इस्तेमाल करते हैं ये एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कभी कभार हम नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। सारी बातें जब ये हो गई और सारा तुमने पढ़ लिया, पहले मैं तुम्हारे ये सारा तुम पढ़ लेना, नॉन वर्बल स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी। इसके बाद मेरा हमेशा का रिचुअल है एक यहाँ का, कि मैं अपना नंबर बता देती हूँ और शनावर का नंबर बताती हूँ, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों का जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, या उनको कोई उन्होंने कभी कोई सवाल पूछना हो शनावर से, जो कि आपका वो है सीआर, लेकिन जिनको जीआर का पता है वो जीआर से पूछेंगे, और जिनको जीआर का नहीं पता वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं जीआर का नंबर आपको दे दूंगी। तो ये हमारा आज का ये बात खत्म हुई। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैं जल्दी से देख लूं। मैं बार बार एक बात कहूंगी, नोट्स आ जाएंगे, सारे रीड कर लेना। जैसे रीड कर लोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि 1000 BC क्वेश्चन जो हैं। मजे की बात है, आप नोट्स खोलते ही नहीं हो, आप मुझसे सवाल कुछ करते हो, आप किताब देखते ही नहीं हो, आप सवाल करना शुरू कर देते हो। प्लीज देखें तो सही। तो आपके पास इस वक्त जो 2 किताबें हैं, उसमें ज्यादा वही जो आपको कैप्लन की भेजी है, वो वही किताब है जो आपको बुक स्टॉल पे मिलती है, ये वही किताब है, कंटेंट वही है। सिर्फ फर्क है, जो चीज आप ले सकते हैं वो वहां का क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, या जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, वो आपको पिक्चर भेजी थी आपको मैंने, वो आप जरूर ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सारे एमसीक्यूज कर तो लो। आपके पास 1000 MCQs भी आ गए हैं। आपके पास जो आईकेप की बुक है, सीए की बुक, उसके हर चैप्टर के एंड में बहुत सारे सवाल है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो अभी आपने टॉपिक पढ़े ही नहीं होंगे, उसको मार्क कर लो कि ये मुझे नहीं आते, तो वो कर लेना। जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब तक देखते हैं हालात क्या होते हैं आपके पेपर के करीब। आप वो वाली किताब भी खरीद लेंगे जो एक और एमसीक्यूज वाली है, वो भी पढ़ डालिएगा, ठीक है, उसमें सारे एमसीक्यूज कर लीजिएगा। लेकिन जब बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो मैं आपके साथ कुछ थोड़े से और भी एमसीक्यूज जो मेरे पास हैं वो शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। मेरा ख्याल है ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, मैंने बहुत दफा कही है। अब मैं 2 मिनट में चेक कर लूं कि 42 क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं। और जी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने जो जो पूछा है, आयशा शाहिद आप पूछ रही हैं, आपको प्लीज नोट्स आज मिलेंगे, स्लाइड्स आप मिल जाएंगे। अब्दुल रहमान, अभी जैसे क्लास बंद होती है मैं कोई 10 मिनट लूंगी और आपको मैं सारी चीजें भेज रही हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी। और मैं चेक कर लेना, शनावर और जीआर आप चेक कर लेना कि आपके पास आती है। यू मेक श्योर कि एवरीबडी इज गेटिंग इट, ठीक है। शनावर के पास 2 ग्रुप्स हैं और वो जरा देख लेगा कि सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं आईसीएम और सी में फर्क है, जी बहुत ज्यादा फर्क है आपका, वो है। लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे मिलते हैं, टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और अभी आप बहुत नए हैं इस फील्ड में, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। बट यानी आपके सब्जेक्ट्स तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आपकी जो डिग्रीज फर्क है, और किताबें जो वहां पे पढ़ाई जाती हैं और आपकी बहुत ज्यादा मिक्स करती हैं, कई दफा ऑथर भी एक ही होते हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्बल नॉन वर्बल की डेफिनेशन बता दी, वर्बल विद वर्ड्स, नॉन वर्बल विदाउट वर्ड्स, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस जो हैं उसके लिए सीआरजीआर को प्लीज कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। शनावर है, आपको नजर आ रहा है, या आपको सीआर आपको स्लाइड उस पे पिक्चर में नजर आ रहा है ना, आपको मैंने उनका नंबर हाईलाइट किया हुआ है। इनको आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, आई थिंक ही इज वेरी नाइस, ही वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अच्छा, मैंने स्लाइड तेजी से गुजारी क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी, और स्लाइड्स अभी आपके पास आ जाती है, ठीक है। कौन कह रहे थे, मोहम्मद अरसलान कह रहे थे। नोट्स और स्लाइड्स रायान मैं भेजूंगी आपको, ठीक है, अभी आपको मिल जाते हैं। और कल हमारा टॉपिक है 7 C's, 7 C's, और उससे आगे हम लेटर स्टार्ट कर लेंगे अगले वीक में इंशाल्लाह। हाँ जी, रिपोर्ट और लेटर अगले वीक, ठीक है। और उसकी टाइपिंग जो है ना वो तुम अपनी प्रैक्टिस करो, वो मैं नहीं करवा सकती। मैंने आपको व्हाट्सएप के लिए नंबर, अगर खवातीन हैं, गर्ल्स हैं, तो प्लीज मुझे आप बता दें, मैं आपको राब्ता कर दूंगी जीआर से, और बॉयज जो हैं वो शनावर को डायरेक्ट कर ले। जी,
शान इलाही कह रहे हैं कि गुड कम्युनिकेशन गुड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, बिल्कुल करती है। कम्युनिकेशन जो है इज व्हाट, स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ। कंटेंट ओरिएंटेड लिसनिंग, कंटेंट ओरिएंटेड लिसनिंग का मतलब है सिर्फ इसलिए सुनना कि जो कुछ आप मुझे बता रहे हो वो मुझे, मैं पूरा पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लूं, उसको पूरा नोट कर लूं, ठीक है, जो भी बता रहे हो। तो फैल अख्तर ने ये सवाल किया था। हर दफा प्रिंट ही लेके जाना है, ये नहीं मुझे पता क्या कह रहे हो अली रजा, मुझे हमारी बात समझ नहीं आई। जी फरदीन, आप शनावर को प्लीज कॉल कर ले, जो भी है। SHA शरफ जब्बार, आई थिंक, अगर मैं सही बोल रही हूँ। ये भी, आप जितने लोग पूछ रहे हैं नए हैं तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है। आपको मिल गया है ना, नंबर्स दोनों आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप शनावर को वॉइस प्लीज करना। रिलैक्स होके बैठना, बहुत ही ज्यादा। शान इलाही स्लाउचिंग का मतलब पूछ रहे हैं। ब्लिंक कहते हैं आंखें झपकने को। अबरार, आप लोग पता है क्या किया करें, अगर कोई लफ्ज जैसे मैंने भी बताया ना, प्लीज गूगल कर लिया करो, आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। जी मैं भेजवा देती हूँ ग्रुप में नोट्स। फातिमा शाहिद, मैं ग्रुप में अभी देती हूँ। बिविल्डर्ड की मीनिंग है बहुत ही परेशान हो जाना, घबरा जाना। बट वेपर्स कहीं पे देखा था आपने रिदा? वेपर होता है जो वेपर्स होते हैं, जो चीज एवेपोरेट हो जाती है। बुक के बारे में रयान मैंने आपको गाइड कर दिया। पेपर किस मंथ में होंगे उस्मान पूछ रहे हैं, प्लीज मैनेज, आपके जो मैनेजमेंट है उसको कॉल करें, वो आपको बताएंगे। जी जी, आपने लेटर वहां टाइप करना है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो आप टाइपिंग अपनी ठीक करें। मैं आपको फॉर्मेट इंशाल्लाह ऐसा सिखा दूंगी कि बस 2 सेकंड में फॉर्मेट डालोगे, स्टार्ट एंड याद करेंगे, वो बीच में डालेंगे और आपका खत हो जाएगा। परेशान मत होना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बस जी खत्म हो गया, 2 मिनट्स हमारे ऊपर हो चुके हैं क्लास में। अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, हमारा 7 C's टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आपको ये सारे नोट्स मिलते हैं, कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।